इसमें नॉट इन पेरेंट पता रेस्टोरेंट पेरेंट म्यूजियम सो नया वाला पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल हो गया लग रहा है। तो कौन से कोई से बारे में नहीं हो पाएगा क्योंकि स्टूडेंट वर्जन में डाल रखा है तुमने। पैकेट ट्रेसर में कमांड ही नहीं है। चलो मैं दिखा दूंगा आपको 2 मिनट रुको। ये तो दूसरा वर्जन आ गया। जीएनएस डाल देता है एसएनएस में चल तो जाएगा। कनेक्ट हो जान दो इसको जरा 2 मिनट लगेगा। R1 R2 और R3 स्विच हो गया। रिसीवर हो गया। स्विच ले लेते हैं। R1 से R2 कनेक्ट कर देते हैं। ठीक। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर बताइए। मैं कह सर ये क्लास रिकॉर्डिंग हो रही है सर इस क्लास की आज वाले की। लास्ट की भी हुई थी पर वो आपका वीडियो डिलीट हो गया। अच्छा चलो कोई नहीं सर इसका रिकॉर्ड करके तो ग्रुप में मिल जाएगा फिर। जी। और जो प्रैक्टिकल करते हैं पुलिस एक बार वीडियो देख लिया करिए पहले। ठीक है। जैसे लास्ट किसी ने अपना डाउट पूछ रहा था तो जो कमांड आप चला रहे थे पहले एक बार वीडियो देख लो जो भेजी हुई है। और किसी ने पुरानी वीडियो भी मांगी थी मिल गई थी क्या? अच्छा ठीक। किसका एड्रेस की रिकॉर्डिंग मांगी थी क्या? ध्यान नहीं दिया मैंने। कंसोल आ जाएगा तो रुकना। मैं देख लूंगा टेलीग्राम पे कौन सी रिकॉर्डिंग है कौन सी नहीं है। लास्ट वाली छोड़ के बाकी सब मिल जाएंगी जो भी होंगी। कैसे होता है? मैं पहले जाके सेटिंग्स में जाना पड़ेगा।
ऑपरेशन नोड तो कंट्रोल किया नहीं सर ठीक है बस चेंज सेटिंग्स में जाना पड़ा था अपीयरेंस नहीं बिहेवियर अपीयरेंस चेंज अप्लाई चलो पहले तो फॉन्ट बड़ा कर दिया हमने फॉन्ट आपको दिख रहा होगा ठीक है ओ सबमिट करना पड़ेगा क्या इन सेटिंग्स यहाँ से अप्लाई का ऑप्शन नहीं आता है अच्छा 4.3 हो गया PC1 का भी चेंज कर देते हैं कंट्रोल चेंज सेटिंग्स चेंज चलिए ठीक है EMI टोपोलॉजी है ठीक है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे नेटवर्क ले लेंगे 10 का 10.0.0.0 स्लैश एक काम करते हैं 10.1.1.0/24 यहाँ ले लेंगे 192.168.1/24 2.0/24 ठीक है और डुप्लीकेट इसको यहाँ लिया यहाँ आ जाएगा 20 यहाँ क्या आ जाएगा ठीक है तो बस आपको कमांड चला के दिखानी है वो दिखाना है तो मैं बता देता हूँ चलो इधर आ जाओ सबसे पहले आ जाओ R विंडो ठीक है रिकॉर्डिंग चालू कर देता हूँ मैं आपके लिए कंप्लीशन पे जाओ Welcome to the ठीक है स्टार्ट करते हैं आवाज भी आ रही है तो हम स्टैटिक राउटिंग या प्रैक्टिकल कर रहे थे वही प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे ये आपकी टोपोलॉजी है
ठीक है, और ये राउटर आ गया, हाइड कर देते हैं। अब R1 पे तो कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे गए, ठीक है, इंटरफेस FA0/1, आईपी एड्रेस देते हैं 10.1.1.1 255.255.255.0 नो, ठीक है, और इंटरफेस FA0/0, आईपी एड्रेस 192.168.1.1 255, ठीक है, नो शट। तो कमांड क्या है, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड अनअसाइन, ठीक है। तो एक जगह 192 की आईपी दे दी और एक इसके दी 10.1.1.1। अब इसकी जगह R2 पे आ जाओ, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस FA0/0, आईपी एड्रेस क्या दे देना है 192.168.1.2, इधर है R2 का इंटरफेस है ना जो R1 की तरफ कनेक्टेड है, ठीक है, 255.255.255.0 नो, ठीक। अब इंटरफेस FA0/1, आईपी एड्रेस 192.168.2.2, ठीक है, 255.255.255.0 नो। इसके बाद जो लैन का इंटरफेस है, कौन सा लैन का, कौन सा है FA1/0, तो इंटरफेस FA1/0, आईपी एड्रेस 192.168. नहीं हमें देना था 20.1.1.2, ठीक है। R2 सारे इंटरफेस पे 2 आईपी दिए, 255.255, लोड, ठीक है। तो आप देखें एक जगह 192 की 1.2 है, 2.2 और फिर 20.1.1.2। इसी तरह आप इस पे आ जाओ R3 पे, ठीक है। R3 का इंटरफेस FA0/1, आईपी एड्रेस का देना है 192.168.2.3, ये R3 है तो 3 दे दी आईपी 255.255.255.0 नो, ठीक। अब क्या देना है, इंटरफेस FA0/0, आईपी एड्रेस 30.1.1.3, जो राउटर का नंबर है उस हिसाब से उसके ऊपर क्या है आईपी दे रखी है। अब पहले मैं आपको एग्जिट इंटरफेस करके दिखा देता हूँ, ठीक है। एग्जिट इंटरफेस पे कमांड कैसे दे देता, आईपी राउट। अब हमें R1 को बताना है मान लो 30 का नेटवर्क, तो आप कैसे देते हो 30.1.1.0 255.255.255.0, और एग्जिट इंटरफेस क्या होगा, R1 पे मैं R3 की तरफ राउट दे रहा हूँ, तो एग्जिट इंटरफेस क्या होगा FA0/, फिर से बताओ, हाँ R1 से बाहर जाते समय FA0/0 है ना, क्या दोगे, ये कमांड थी जो हम क्या दे रहे थे एग्जिट इंटरफेस। अगर मैं नेक्स्ट हॉप देता हूं तो कमांड क्या है 192.168.1.2, मेरी बात भाई, जब आप एग्जिट इंटरफेस दे रहे थे तो एग्जिट इंटरफेस आप क्या दे रहे थे, अब मैं एग्जिट इंटरफेस ना देके नेक्स्ट हॉप दे रहा हूं तो मैं क्या दूंगा, R2 के इंटरफेस की आईपी, ये दूंगा ना जी सर, C4 में, C4 है ना ये, C5 में सॉरी, C5 बता देना मैंने आपको, ठीक है। 192 मतलब क्या, आईपी राउट 30.1.1.0 255.255.255.0 और 192.168.1.2। भाई R1 को बता रहा हूँ R3 के नेटवर्क के बारे में,
क्या है R3 की आईपी? 192.168.2. जब तुम यहाँ से बाहर जा रहे हो तो तुम ये वाला दरवाजा देखोगे या बाहर वाला? तो नेक्स्ट हॉप किया है. तो R1 के लिए नेक्स्ट हॉप तो R2 होगा ना, R3 थोड़ी ना होगा। R1 के लिए जो नेक्स्ट हॉप है वो तो R2 के इंटरफेस की आईपी होगी या R3 के इंटरफेस की आईपी होगी? समझे मेरी बात? कोई आया है, रुको उसको ऐड करना है। हाँ, FH0/0 की है ना, क्योंकि भाई देखो एपिक कहाँ है? दो मिनट रुक जाना है, जरा अटेंडेंस हो रही है। समझो मैं क्या बताना चाहता हूँ। जब ट्रैफिक जा रहा होगा, जब इस पीसी से ट्रैफिक इस राउटर के पास जाएगा, यहाँ पे क्या करेगा? इन, यहाँ से क्या हो जाएगा? आउट। अब जहां पे जब इंटरफेस पे अप्लाई होगा तो यह क्या आ गया? इन। तो इस वाले राउटर के लिए जो नेक्स्ट हॉप होगा वो यही इंटरफेस तो होगा, चाहे आगे एक और राउटर भी कनेक्ट हो, चाहे भले यहाँ पे R4 कनेक्ट हो। पर R1 के लिए जैसे हमेशा R1 के लिए जैसे एग्जिट इंटरफेस हमेशा ये है, वैसे R1 के लिए हमेशा नेक्स्ट हॉप तो यही होगा ना। अगर आप R2 पे हो, जैसे R2 का ये पीसी है, अब इस पीसी को जब इस पीसी के पास जाना होगा तो इसके लिए नेक्स्ट हॉप क्या होगा? ये वाला इंटरफेस। और जब इस तरफ जाना होगा तो क्या होगा? ये तो आपके नेक्स्ट हॉप। नेक्स्ट हॉप क्या होगा? R2 के लिए नेक्स्ट हॉप होगा ये वाला इंटरफेस। कौन सा? 192.168.1.1। और R3 के लिए कौन सा? मतलब जब इधर जा रहा होगा तो कौन सा होगा? 2.3। जिस डायरेक्शन में जा रहे हो तो सामने वाले राउटर के जो इंटरफेस की आईपी है वही हमेशा क्या होगी? आपके नेक्स्ट हॉप पे। यही मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको। मैं ऑनलाइन में समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है? ठीक, चलो इसके बाद आज मुझे आपको क्या बताना था कि भाई जो हम एग्जिट इंटरफेस और नेक्स्ट हॉप जब साथ में देते हैं, ठीक है, तो कैसे दिखता है? देखो, अगर मैं यहाँ पे खाली आपको दे देता FA0/0, ठीक, तो आपकी राउटिंग टेबल में कैसे दिखाता? डू शो आईपी राउट, ये कमांड थी हमारी। तो ये देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? डायरेक्टली कनेक्टेड, क्योंकि ये हमारा प्रॉक्सी आपकी प्रॉब्लम कर रहा था। याद है ना प्रॉक्सी आप कि भूल गए? जब हम एग्जिट इंटरफेस दे रहे थे तो वो क्या कर रहा था? प्रॉक्सी आपकी प्रॉब्लम कर रहा था, इसीलिए हमने फिर एग्जिट इंटरफेस हटा दिया। हमने फिर क्या दिया? नेक्स्ट हॉप। जब आप नेक्स्ट हॉप देते हो आईपी राउट 30.1.1.1 255.255.255.0 और नेक्स्ट हॉप हमारा होगा 192.168.1.2, ठीक है। inconsistent subnet mask, अरे सॉरी, यहाँ पे नेटवर्क आईडी देनी होती है ना, मैंने इंटरफेस की आईपी लिखी, सॉरी, ठीक है। डू शो आईपी राउट। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है? अब यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं दिखा रहा, अब क्योंकि हमने एग्जिट इंटरफेस से ना देके कैसे दिया है? नेक्स्ट हॉप से। तो अब यहाँ पे किसकी प्रॉब्लम हो रही होगी? बताओ यार, इसका तो था या मैंने आपको बताया था, जब हम नेक्स्ट हॉप देते हैं तो वहां पे रिकर्सिव लुकअप की प्रॉब्लम होती है। किसकी प्रॉब्लम होती है? जब एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाने के लिए आपको एक से ज्यादा बार राउटिंग टेबल चेक करनी पड़ती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिकर्सिव लुकअप। तो यहाँ पे आपको किसकी प्रॉब्लम हो रही है? रिकर्सिव लुकअप की, क्योंकि आपको पहले नेक्स्ट हॉप के बारे में पता लगा, तो नेक्स्ट हॉप तक जाने के लिए आपको अपना एग्जिट इंटरफेस चेक करना पड़ेगा ना। क्योंकि यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे डू शो आईपी राउट 30.1.1.0 कि भाई 30.1.1.0 तक कैसे जाते हैं, तो ये आपको बता देगा कि भाई आपको किसकी तरफ जाना पड़ेगा?
192.168.1.2 की तरफ, फिर आप पता लगाओगे डू शो आईपी राउट 192.168.1.0 या 1.0 से 1.2 कर दो, तो ये से बता देगा कि 192.168.1.2 तक अगर आपको जाना है तो डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस FA0/0 से होते हुए जाओ, है ना। तो एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक जाने के लिए आपको राउटिंग टेबल 2 बार चेक करनी पड़ रही है, ठीक। इसलिए हमने फिर क्या करा था, नेक्स्ट शॉप को भी यूज करने क्या कर दिया था, नेक्स्ट शॉप को यूज करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टॉप और एग्जिट इंटरफेस दोनों साथ में देते हैं। तो आप कैसे लिखोगे, देखो आईपी राउट, ठीक है, 30.1.1.0 255.255.255.0 क्वेश्चन मार्क लगाओ आगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या बता रहा है, फॉरवर्डिंग राउटर एड्रेस मतलब नेक्स्ट हॉप का आईपी। तो नेक्स्ट हॉप की आईपी क्या है आपकी 192.168.1.2, यही है ना, 192.168.1.2। इसके बाद मेरा एग्जिट इंटरफेस क्या है FA0/0, ठीक। तो आप क्या करोगे, ये कमांड चलाओगे, इसके मदद से आपको प्रॉक्सी आपकी जो प्रॉब्लम हो रही थी वो भी नहीं होगी, और आपको जो रिकर्सिव लुकअप की प्रॉब्लम हो रही थी वो भी नहीं होगी। एक मिनट रुकना, ये एरर दे रहा है, इसका मतलब आपका एग्जिट इंटरफेस पहले आएगा। हाँ, पहले आपका नेक्स्ट हॉप आएगा, उसके बाद पहले आएगा एग्जिट इंटरफेस, उसके बाद क्या आएगा नेक्स्ट हॉप, ठीक। अगर आप अब चेक करो डू शो आईपी राउट, यहाँ पे देखो अब ये आउटपुट देखो थोड़ा डिफरेंट है। पहले डायरेक्टली कनेक्टेड दिखा रहा था, नेक्स्ट हॉप में खाली नेक्स्ट हॉप की आईपी दिखा रहा था, अब आपने नेक्स्ट हॉप भी बता दिया, एग्जिट इंटरफेस भी बता दिया। तो इस बार यहाँ पे आपको कैसे बता रहा है, ये बता रहा है कि 30.0.0./24 30.0.0./24 जो नेटवर्क है वो नेक्स्ट हॉप आपका ये है, और एग्जिट इंटरफेस क्या है, मतलब आपने एक कमांड में दोनों चीजें बता दी। तो जब आपने दोनों चीजें बता दी उसे, तो पहली बात प्रॉक्सी आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं दिखा रहा, और रिकर्सिव लुकअप नहीं करेगा क्योंकि पहले ही इसको एग्जिट इंटरफेस पता है। और आप यहाँ कमांड चलाओ, देखो बता रहा ना दोनों चीजें, तो यहाँ पे आपको वो प्रॉब्लम नहीं होती। तो हम यही कमांड चलाते हैं, मतलब एग्जिट इंटरफेस भी देते हैं और नेक्स्ट हॉप भी देते हैं। पैकेट ट्रेसर में यही चलेगी, देखो भाई, तभी मैंने आपको जीएनएस पे दिखा दी। कौन सा राउटर यूज कर रहे थे, 1841 यूज कर रहे थे ना। अब ये अपडेटेड वाले में हो जाएगी तो अच्छी बात है। ऑप्शन में जाना पड़ेगा हमें, प्रेफरेंस में जाना पड़ेगा, फॉन्ट में जाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं जो आप पैकेट ट्रेसर पे नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आप नो करो, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। अब ये अपडेटेड वाले वर्जन में हो गया तो अच्छी बात है, क्योंकि स्टूडेंट वाले वर्जन में तो नहीं था। हाँ, हाइपरवाइजर तो आपको चाहिए। अगर आपका सिस्टम हाइपरवाइजर सपोर्ट नहीं करता तो VMware मशीन्स वगैरह, तो राउटर्स वगैरह आप इंस्टॉल कर सकते हो, और अगर आपको जब स्विच MLS डालना पड़ेगा तो वहां पे आपको VMware की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, एग्जिट इंटरफेस फॉरवर्डिंग साइट, इसमें है कमांड नहीं, मेरे पास इथरनेट दिया, एग्जिट इंटरफेस दिया ना। अब इसके बाद अगर आप नेक्स्ट हॉप देते हो, मान लो कुछ भी दे दो, अभी तो हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशन करी नहीं है, नहीं है, है ना, MLS बोला है, हाँ, तो मल्टी लेयर स्विचिंग होता है, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, इस कमांड की मदद से आप क्या कर सकते हो, दोनों तरफ से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, ठीक। तो आप सिंटेक्स लिख लेना अपने पास कि सबसे पहले आपको जब कमांड चलानी होगी, तो मैं दिखा देता हूँ, शो रन स्टेशन आईपी, ये कमांड है आपकी, आईपी राउट डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी, डेस्टिनेशन सबनेट मास्क,
आपका एग्जिट इंटरफेस और फिर क्या है नेक्स्ट हॉप। तो आप सिंटेक्स ऐसे लिख लो अपने को, आईपी राउट, ठीक है, डेस्टिनेशन नेटवर्क आईपी, और ये भाई ये नहीं लिखना, रुक जाओ इधर लिख देता हूँ, घंटा लगा। हमारा क्लास कब स्टार्ट हुई थी? एक महीना हो गया सर जी, ठीक है। डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी, ठीक, इसके बाद डेस्टिनेशन सबनेट मास्क, इसके बाद आपको क्या देना है, एग्जिट इंटरफेस, इसके बाद आपको क्या देना है, नेक्स्ट हॉप, ठीक है। तो आप ये सिंटेक्स पहले लिख लो अपने पास, पहले ये लिख लो, ठीक है। इसके बाद एग्जांपल में क्या लिखना, वो वाली जो मैंने कमांड लिखी थी ना, उसी को अपने आप नोट डाउन कर लेना, तो आपको पता चल जाएगा सिंटेक्स वगैरह जब भी लिखना होगा, ठीक है। या फिर मैं काम करूंगा, एक लिंक डाल दूंगा जीएनएस का, ठीक है, वो आप इंस्टॉल कर लेना, बस उसमें आप नॉर्मल राउटर डालना, बहुत सारे राउटर ना लगा देना, वरना अपने लैपटॉप को वेंटिलेटर पर रख लेना, ठीक, उग जाएगा फालतू में, जितना एक दो राउटर लगा के प्रैक्टिकल कर लेना, ठीक है। मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपसे टेलीग्राम पर, लिख लिया आपने? चलिए, इसके बाद एक काम करो, ये वाली लाइन लिख लो अपने पास नीचे समझने के लिए। क्या लैब में तो आपको कैसे समझ लेंगे, मुझे लैब में नीचे क्या करना। कितनी रैम है आपके लैपटॉप की? कितनी रैम है आपके लैपटॉप? हो जाएगा उसमें, i5 i3 है। देखिए 2-3 राउटर्स तो आप लगा सकते हो, नॉर्मल VMware मत डालना, बस एक GNS आता है, इंस्टॉल कर लेना। हाइपरवाइजर डालने की जरूरत ही नहीं है VMware वगैरह, नॉर्मल GNS डाल लेना। हाँ, जैसे ये पड़ा ना मेरे पास, यहाँ पे ये पड़ा VMware, आपको वो सब करना ही है अभी के लिए, बस एक नॉर्मल GNS का लिंक दूंगा, वो इंस्टॉल कर लेना, उस पर एक इमेज डाल लेना बस, ठीक है। CCNA के लिए इतना बहुत है। आप जो NP वगैरह में जाओगे, अगर आपको तब, क्योंकि बड़ी टोपोलॉजी बनानी होती है ना, और पैकेट ट्रेसर पे आप कर लोगे, उसमें दिक्कत नहीं है, पर बहुत बग्स आ जाते हैं, तो उसके लिए फिर हम GNS VM, आपको 16 GB रैम, i5 प्रोसेसर वगैरह चाहिए होता है लैपटॉप में, NA में इतना प्रॉब्लम नहीं, ठीक। यस, दिक्कत तो होगी भाई, कुछ नहीं, नथिंग, ठीक है। आगे चले, देखो मैंने आपको बता दिया कि स्टैटिक राउटिंग में हम एग्जिट इंटरफेस कर देते हैं, ठीक, और हमने ये भी बात कर ली कि हम नेक्स्ट हॉप पे कैसे बात करते हैं। अच्छा, मैं आपको फ्लोटिंग स्टैटिक राउटिंग बता रहा था ना, ठीक है। तो फ्लोटिंग स्टैटिक राउटिंग क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क में हमेशा क्या चाहिए होता है, हमें एक बैकअप पाथ चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? बैकअप पाथ। उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रिडंडेंसी। क्या बोलते हैं? अब मैंने आपको एक टोपोलॉजी करा के दिखाई थी कि एक राउटर था, इस राउटर से हमारा एक और राउटर कनेक्टेड था, जिसे हमने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक, इसके साथ हमने एक पीसी कनेक्ट कर दिया,
अब ये हमारा क्या है R1, ये हमारा क्या है R2, और ये हमारा एक PC है, PC1 नाम दे देते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे एक नेटवर्क चल रहा है R1 और R2 के बीच, जिस पर नेटवर्क है 12.0.0/8 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक नेटवर्क है 21.0.0.0/8, और यहाँ पे एक नेटवर्क है 192.168.1.0/24। इससे आगे जाने से पहले आप मुझे बताओ, आपका नाम क्या, नाम ही नहीं याद है तो मुझे। रोहित सर, मैंने एक चीज बताई थी, तो कलर ही नहीं दिख रहा, राउट प्रेफरेंस क्राइटेरिया बताया था ना उस दिन कि राउट प्रेफरेंस क्राइटेरिया क्या होता है। राउटर कैसे जब अपना राउटिंग टेबल में स्टोर करता है और उसके पास किसी डेस्टिनेशन पर जाने के लिए 2 पाथ होते हैं, तो कैसे प्रेफर करता है पाथ, बताओ। सबसे पहले होता है हाईएस्ट प्रीफिक्स लेंथ। सबसे पहले क्या होता है, हाईएस्ट प्रीफिक्स लेंथ। राउटर सबसे पहले देखता है हाईएस्ट प्रीफिक्स लेंथ, ठीक है। जितनी CIDR वैल्यू, मैं आपको चौथी बार बता रहा हूँ, जितनी CIDR वैल्यू आपकी ग्रेटर होती जाती है राउटर को, उतना ही CPU यूटिलाइजेशन कम होता है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आपके CIDR वैल्यू इंक्रीज होगी, उतने नंबर ऑफ होस्ट कम होते जाते हैं, है ना। तो राउटर सबसे पहले क्या देखता है, हाईएस्ट CIDR वैल्यू, ठीक। इसके बाद हाईएस्ट 32 IPv4, इसके बाद AD वैल्यू, इसके बाद क्या देखता है, AD वैल्यू, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था AD वैल्यू होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, ठीक है। ये बताता है कि आपका जो पाथ है वो कितना ट्रस्टवर्दी है, ठीक। तो जो नेटवर्क आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं उसकी AD वैल्यू होती है 0, है ना। जो नेटवर्क आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं उसकी AD वैल्यू कितनी होती है, 0। आप जब स्टैटिक राउट देते हो तो उसकी AD वैल्यू कितनी होती है, 1, है ना। तो यहाँ पे जब एक ही डेस्टिनेशन पर आपको जाना है तो आपके पास कितने रास्ते हैं, 2 रास्ते हैं। तो आपकी राउटिंग टेबल में जब राउट आएगा तो दोनों तरफ से आएगा ना, और आप दोनों को ही स्टैटिक राउटिंग से दे रहे हो तो दोनों की AD वैल्यू कितनी होगी, 1 1, है ना। पर मैं चाहता हूं कि एक ही पाथ को प्राइमरी हो और दूसरा पाथ मेरे लिए क्या हो जाए, सेकेंडरी। एक पाथ प्राइमरी हो, दूसरा पाथ क्या हो, तो वहां पे आप क्या करते हो, AD वैल्यू क्या कर देते हो, इंक्रीज कर देते हो। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, किसी भी एक पाथ का AD वैल्यू ग्रेटर कर दो, जिसकी AD वैल्यू आप इंक्रीज कर दोगे वो पाथ सेकेंडरी हो जाएगा, ठीक है। और लोअर AD वैल्यू वाला पाथ फर्स्ट होगा, प्राइमरी, ठीक है। जैसे मान लो इसकी AD वैल्यू मैंने 1 कर दी, इसकी AD वैल्यू मैंने 10 कर दी, तो ये वाला राउटिंग टेबल में रहेगा, ठीक है। और जब तक ये वाला राउट राउटिंग टेबल में रहेगा, ये वाला आपका बैकअप में रहेगा, पर ये आपकी राउटिंग टेबल में शो नहीं करेगा। जैसे ही ये लाइन इंटरफेस आपका डाउन गया, तुरंत ये वाला राउट आपकी राउटिंग टेबल में स्टोर कर लेगा। अगर दोनों की AD वैल्यू 1 1 हो जाती है और दोनों ही इक्वल होते हैं तो दोनों पे 50-50% डेटा जाएगा, इससे भी और इससे भी। वो डिपेंड है राउटर की कौन सा पाथ लेता है, वो दोनों ही पाथ से डेटा भेजेगा, इधर से भी भेजेगा और इधर से भी भेजेगा। It is a layer 3 bro and STP is in layer 2, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं आपको एक टोपोलॉजी बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले था आपका हाईएस्ट प्रीफिक्स लेंथ, इसके बाद था आपका AD वैल्यू, ठीक है। और अगर आप डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल रन कराते हो तो वहां पे फिर आपकी आती है मेट्रिक, ठीक है। डायरेक्टली मतलब स्टैटिक राउटिंग की और कनेक्टेड की मेट्रिक हमेशा 0 रहती है, ठीक है। पर आपके जो भी डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं उनकी के वैल्यूज वगैरह, मतलब EIGRP की के वैल्यू होती है, OSPF की कॉस्ट होती है, ठीक है। और आपको जो रिप था उसकी हॉप काउंट थी। तो ये मैट्रिक्स है जब हम बात करेंगे किसकी, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल की, मतलब कल ही बात कर लेंगे,
ठीक है, अभी तो स्टैटिक ही चल रहा है। चलिए, तो अभी हमें जीएनएस की जरूरत नहीं है, हम इसको बंद कर सकते हैं। बस कर दो, हमें जरूरत है पैकेट ट्रेसर ही की है, पर पैकेट ट्रेसर स्टूडेंट वाला डाउनलोड नहीं है, कोई बात नहीं, नो इसी में कर देते हैं। ठीक है, या 2 मिनट का तो इसी को स्टार्ट कर देते हैं। पैकेट ट्रेसर पे जाओ, तो अगर आप ये वाला पैकेट ट्रेसर डाउनलोड करते हो तो आपको दिखा देता हूँ, ये नया वाला वर्जन है। ठीक है, इसमें ना ये गेस्ट लॉगिन मांगेगा और यूजर लॉगिन मांगेगा। ठीक, तो आप यूजर लॉगिन ना करके आप गेस्ट लॉगिन कर देना। जैसे आप गेस्ट लॉगिन करोगे, ये वेब पेज खोल रहा है, इसको मिनिमाइज कर देना। यहाँ पे आप देखो टाइमर स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ये टाइमर अपने आप 0 तक जाएगा, तब तक सब्र कर लेना, थोड़ा सा हो जाने दो पहले। हाँ, अगर आपके पास मेल आईडी वगैरह है तो आप क्रिएट कर सकते हो। हाँ, आप कंफर्म गेस्ट कर देना। कंफर्म गेस्ट करने के बाद फिर आपको ये नया वाला पैकेट ट्रेसर है, पुराना वाला पैकेट ट्रेसर जो स्टूडेंट वाला है उस पर कम डिवाइसेस है, जो मैंने आपको दिखाया था। ये वाला अपडेटेड है, इसमें ज्यादा डिवाइसेस है और ज्यादा सर्वर्स वगैरह आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपना ये रहा हमारा 1841, एक राउटर ले लिया, दूसरा राउटर ले लिया और एक पीसी यहाँ से उठा के ले लेते हैं, ये आगे। ठीक है, सिलेक्ट करके हमें ड्रैग करना होता है। ठीक है, इसके बाद आप क्या जाओगे केबल्स पे, केबल सिलेक्ट करो। हमने क्या करा, इससे ये कनेक्ट कर दिया। अगर आप पोर्ट नहीं दिखा रहे तो मैंने आपको बताया था ऑप्शन में जाना, प्रेफरेंस में जाना, आप यहाँ पे जाके ये कर देना ऑलवेज शो पोर्ट लेबल इन लॉजिकल वर्क स्पेस और इसको क्रॉस कर देना। तो ये आपको दिखाने लगा कि FA0/0 से FA0/0 कनेक्ट हो गया। आफ्टर दैट यहाँ से ये राउटर कनेक्ट हो गया, तो FA0/0 to FA0/0, then FA0/1 to FA0/1. After that you can connect from this to this, but they don't have port, so we will add it. आप क्या करना है, यहाँ से इस बार ऑफ कर देना और यहाँ पे आपका ये तो ESW वाला पोर्ट है, ये इथरनेट है, वैसे कनेक्ट करके देख लेते हैं। ठीक है, ऑन कर लेंगे। We need 2 lines there for 2 cables, 2 cables, 2 बार केबल लगाना है, एक जाने वाली थी ना। No, actually what I want a redundant path here. If this link goes down, so how we will communicate? That's why. ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना ये शायद ये, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो कि हमने एक नेटवर्क चला रखा है 12.1.1.0/24। ठीक है, और यहाँ पे नेटवर्क चला लेंगे 21.1.1.0/24। यहाँ पे नेटवर्क चला लेते हैं 192.168.1.0/24। सुनना आ गया? मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी आईपी वगैरह में तो। ठीक है, सब रेटिंग की प्रैक्टिस तो छोड़ दी होगी आप लोगों ने, भरोसा है मुझे इस बात का। CLI पे आ जाओ। ठीक है, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। सबसे पहले हम FA0/0 और FA0/1 में आईपी दे देते हैं। तो कमांड क्या है, इंटरफेस FA0/0, आईपी एड्रेस क्या दे दे, 10.1.1.1, R1 है तो 1 दे दिया, 255.255.255.0, नो शट। ठीक है, इट इज क्लासलेस जी। तो आफ्टर दैट इंटरफेस FA0/1, आईपी एड्रेस 20.1.1.1। ठीक है, 255.255.255.0, नो। तो हम यहाँ कमांड चला के देख सकते हैं, डू शो आईपी इंटरफेस। तो एक जगह दे दी 10.1.1, एक जगह दे दी 20.1.1.1। आपका नाम क्या है? नाम तो नहीं याद रहता भाई आपके आगे। अरुण सर, अगर लाइन इंटरफेस मेरा डाउन है, मतलब प्रोटोकॉल मेरा डाउन पड़ा हुआ है, तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं बताना। दूसरे राउटर पे आईपी नहीं दे रखी, चलो अभी मैं आउटर आईपी दे देता हूँ, लाइन प्रोटोकॉल आप आ जाएगा।
और कुछ आप बताओ सर। दूसरे एंड का पोर्ट डाउन है, तो दोनों साइड से जब पोर्ट अप होगा तो प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली अप हो जाएगा। ठीक है। नहीं होगा। और आप बताओ। सबसे पहले तो अपने राउटर का कनेक्टिविटी चेक करेंगे, ठीक है, देन उसके बाद केबल कनेक्टिविटी चेक करेंगे, ठीक है। फिर आपके दूसरे राउटर का कनेक्टिविटी चेक करेंगे, उसका राउटर आप देखेंगे कि सेम नेटवर्क की आईपी दे रखी है या फिर डिफरेंट नेटवर्क की आईपी दे रखी है। और कॉपी पेस्ट फिर पेस्टिंग प्रेस पाथ पे देखेंगे सजेशन किस नेटवर्क की साइड से जा रहे हैं। हाँ बताओ। ड्राइवर्स वगैरह बता देंगे। आप बताओ। कुछ पढ़ते वढ़ते नहीं हो आप लोग घर जाके यार, ऑनलाइन में कोई बताएगा? सर वायर की कनेक्टिविटी देखनी पड़ेगी। अच्छा, मैंने आपको बताया था सबसे पहले दूसरे वाले राउटर पे जाके नो शट करना पड़ेगा। आपने अपनी तरफ से नो शट कर दिया है, सामने वाले राउटर से नो शट नहीं किया, इस वजह से आपका लाइन प्रोटोकॉल डाउन हो सकता है। वायर्स की कनेक्टिविटी चेक करनी पड़ेगी, मतलब आपको हो सकता है जो एनआईसी पोर्ट पे जहाँ पे आपने केबल कनेक्ट करी है, हो सकता है वो पोर्ट ही खराब हो। तीसरा मैंने आपको बताया था जो केबल आपने बनाई है वो केबल खराब हो सकती है, ठीक है। चौथा मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे प्रोटोकॉल्स भी होते हैं जिनकी वजह से आपका लाइन प्रोटोकॉल डाउन हो सकता है, ठीक। आईपी देनी पड़ेगी, आईपी दे दे उससे क्या होता है। लो मैं R2 पे आईपी दे देता हूँ जाके, होस्ट नेम R2, इंटरफेस FA0/0, आईपी एड्रेस 10.1.1.255.255.255. आया पोर्ट अब? तो आप तो कहते सर आईपी नहीं दी है। आईपी देने के बाद अच्छा नो शट कर दिया, तो जैसे नो शट किया आप देखो FA0/0 वाली जो केबल है उसका लाइन प्रोटोकॉल क्या हो गया, अप हो गया। यहाँ पे लिख के भी आ गया कि लाइन प्रोटोकॉल 5 अप एंड डाउन, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, आप एक चीज पढ़ोगे आगे चल के, इसको बोलते हैं सिस लॉग, ठीक है। सिस लॉग में आपको बताया जाता है कि आपके जो लॉग्स है उसको कैसे पढ़ा जाता है। तो इसमें बहुत सारे सिविलिटी लेवल्स होते हैं 0 से लेकर 7 तक, ठीक है। तो वो ये आपको बताता है कि लॉग्स कितने इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्या है, उसके अलग अलग लेवल्स होते हैं, ठीक। अब इसके आगे आपको एक इंटरफेस FA0/1 में जाना है, ठीक है। क्या आप एग्जिट करके चले जाओ या यहाँ पे लिख लो इंटरफेस FA0/1, तो आप FA0/1 में आ जाओगे। आईपी एड्रेस दे दो क्या 20.1.1.1 255.255.255.0 नो सॉरी गलत आईपी दे दी, बताया भी नहीं आप लोगों ने, ठीक है। ओवरराइट हो जाएगा अपने आप ही, तो यहाँ पे क्या कर दो, ठीक है। आप देखो लाइन प्रोटोकॉल सबके क्या हो गए, आप हो गए। अब हमें जाना है इथरनेट E0/0 में। मुझे चांसेस तो लग रहा है कि इस पे आप आईपी नहीं दे सकते, पर देख लेते हो, दे सकते हैं, ठीक है। आईपी एड्रेस दे दिया 192.168.1.1, ठीक है। 255.255.255.0 नो। तो हमने राउटर्स को कॉन्फ़िगर कर दिया, मतलब इंटरफेस वगैरह पे आईपी दे दी है। अब मुझे क्या करना है, इस पीसी पे आईपी देनी है। तो पीसी पे जाओ, डेस्कटॉप पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन स्टैटिक, ठीक। 192.168.1.2 दे देते, ठीक है। और इसको गेटवे क्या दे देंगे, 1.1 दी थी ना, ठीक है। जो डिफरेंट नेटवर्क में जाने के लिए इसको गेटवे चाहिए होगा ना, समझ में आ गया। अब देखो आप क्या करोगे, इस वाले राउटर पे 192 का राउट बताओगे, है ना। मतलब जो जो आपका राउटर है, इस राउटर को बताओगे कि 192 नेटवर्क में कैसे जाना है। जैसे आप बता गए इस राउटर पे, आपने यहाँ पे लिखा आईपी राउट 192.168. अच्छा, मुझे कैसे पता चलेगा कि इसके पास 192 का राउट है या नहीं, रूटीन टेबल चेक करनी पड़ेगी, कमांड चलाना पड़ेगा डू शो आईपी
राउट। अभी यहाँ पे 10 और 20 है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक। तो आप क्या करोगे, आईपी राउट दे दो 192.168.1.0 255.255.255.0 और इसको नेक्स्ट हॉप दे दो 10.1.1.1, ठीक है। नेक्स्ट हॉप, सॉरी अपने ही आईपी दे दी 10.1.1.2, ठीक है। इसी के साथ आप यहाँ पे क्या दे दो, एक बार आपने दी 10.2 और एक बार आपने क्या दे दी 20.2। तो आप इसके पास 192.168.1.0 तक जाने के लिए दो नेटवर्क हो गए, दो रास्ते हो गए। आप चेक कर लो डू शो आईपी राउट। तो ये क्या बता रहा है, कह रहा है भाई 192.168.1.0 तक अगर जाना है तो इसके पास दो रास्ते हैं, एक 10.2 और एक क्या है 20.2, है ना। तो आप अगर यहाँ से आप पिंग करके देखो, ठीक है। स्क्रीन शेयरिंग, ठीक है। तो अभी आपका पिंग हो गया, बट हम चेक कर सकते हैं अगर हम यहाँ से क्या करें, ट्रेस 192.168.1.2। अरे भाई DNS लुकअप हो गया, ट्वेंटी डॉट टू से भेज रहा है बार बार शो आईपी राउट। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सी लिख के आई 10.2 की, तो अभी कैसे जा रहा है 10.2 से, अभी कैसे जा रहा है 10.2 से। हम फिर पिंग करते हैं 192.168.1.2, फिर से ट्रेस करो, अब कैसे जा रहा है, मतलब कभी 10 से जा रहा है, कभी 20 से जा रहा है ना, कभी 10 से जा रहा है, कभी 20 से जा रहा है, क्योंकि इसकी राउटिंग टेबल में दोनों पाथ है। मैं चाहता हूँ प्राइमरी पाथ खाली 10 वाला हो और 20 वाला पाथ कैसा हो, सेकेंडरी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में आपने जो पाथ दिया था 20 वाला, उसको एक बार क्या करो, नो, ठीक। और एक काम करो, फिर दोबारा दो इस पाथ को और वहां पे क्वेश्चन मार्क लगाओ। अब ये क्या बोल रहा है, डिस्टेंस मेट्रिक फ्रॉम दिस राउट। तो आप यहाँ पे एडी वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 से ज्यादा कुछ भी दे दो, तो बाय डिफॉल्ट कितनी होती है 1। सर 1 आप बता रहे हो कैसे, देखो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, डू शो आईपी, ये हो, ये जो 1 लिख के आ रहा है, ये 1 क्या है एडी वैल्यू, और ये 0 है, ये क्या है, ये मैट्रिक है, ठीक है। तो डायरेक्टली कनेक्टेड और आपका जो एडी होता है उसकी मैट्रिक हमेशा 0 रहती है। मैट्रिक कैलकुलेशन कभी भी हम स्टैटिक राउट या डायरेक्टली कनेक्टेड के लिए नहीं करते, हमेशा डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स के लिए ही मैट्रिक का यूज करते हैं, ठीक है। और ये कैसे प्रोटोकॉल चल रहा है, अभी स्टैटिक राउटिंग चल रही है। तो स्टैटिक राउटिंग में जो एडी मतलब आपकी जो मैट्रिक होती है वो हमेशा क्या रहती है 0। अब स्टैटिक राउट में जो एडी वैल्यू है वो क्या है 1 है। तो हम इस एडी वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं जब हम 20 का राउट दे रहे हैं, ठीक। तो हम अगर 20 का राउट देते हैं ये रहा, तो यहाँ पे आप एडी वैल्यू इंक्रीज करके कुछ भी कर दो, 1 से ज्यादा कर दो बस, ठीक है। तो अगर आप ये का राउट दे रहे हो डू शो बाय डिफॉल्ट 1 होती है, आप चेंज करके इंक्रीज कर सकते हैं, हाँ जो भी दे दो 255 तक जाती है। अब देखो अभी यहाँ कौन सा पाथ दिखा रहा है, खाली 10 का पाथ दिखा रहा है ना। तो अगर आप यहाँ पिंग करो, पिंग हो रहा है ना। अगर आप आए इंटरफेस FA0/0 को आपने क्या कर दिया शट, इसी वजह से लाइन इंटरफेस डाउन चला गया। अब जैसे ही आपका लाइन इंटरफेस डाउन चला गया तो एक पाथ दिया, दूसरा पाथ अपने आप राउटिंग टेबल में आ जाना चाहिए, शो आईपी, ठीक है।
एडी वैल्यू कितनी दिखा रहा है? एडी वैल्यू 10 दिखा रहा है। मतलब अगर आपके पास मल्टीपल पाथ्स हैं, जैसे 4 रास्ते हैं, तो आप जिसको प्राइमरी करना चाहते हो उसकी एडी वैल्यू कम रख दो सबसे, जिसको सेकेंडरी रखना चाहते हो उसकी थोड़ी और ज्यादा कर दो, जिसको तीसरे पार्ट पे रखना चाहते हो उसकी और ज्यादा कर दो, जिसको चौथा रखना चाहते हो उसको और ज्यादा कर दो। वो तो डिपेंड है आपके ऊपर कि आप किस तरह से पाथ को प्रेफर कराना चाहते हो। ठीक है, अब देखो ट्रैफिक कैसे जा रहा है, 20 से जा रहा है, पर अगर आपका इंटरफेस FA0/0 अप आ गया, मल्टीपल पाथ्स, बेस्ट थिंग इज दिस। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, आपकी राउटिंग टेबल का साइज भी इंक्रीज नहीं हो रहा है ना। अगर आपने मल्टीपल पाथ्स दे दिए, जैसे आपने मान लो 4 पाथ दे दिए, तो चारों आपकी राउटिंग टेबल में आ जाएंगे, उससे आपकी राउटिंग टेबल का साइज इंक्रीज होगा। ऐसा क्या है, आपकी राउटिंग टेबल का साइज इंक्रीज नहीं हो रहा, जिसको आपको प्रेफरेंस देनी है खाली वही राउट आपकी राउटिंग टेबल में आ रहा है। समझ में आ गया? पक्का? ऑनलाइन में भाई समझ में आया? लोड बैलेंसिंग हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, हेलो, ऑनलाइन में कोई प्रॉब्लम है किसी को? हर सर कुछ प्रॉब्लम है? भाई आ भी रहा है या नहीं आ रहा है? मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? नहीं, उनकी मेरे पास तो आई भी है सर की बात। हाँ प्रदीप सर, आ रही है सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। पूरा क्लियर नहीं होगा बस ध्यान रखना। इसके बाद देखो, हमने सबसे पहले देखा स्टैटिक राउटिंग, अब हमने क्या देख ली, फ्लोटिंग स्टैटिक राउटिंग, और एक और होता है डिफॉल्ट राउटिंग। क्या होता है? अब डिफॉल्ट राउटिंग देखो हम कब यूज करते हैं, जब हमें किसी पर्टिकुलर, अब देखो जैसे ISP है, ठीक, ISP के पास तो बहुत सारे पाथ हैं, 1 पाथ 2 पाथ 10 15 ऐसे तो है नहीं, बहुत सारे पाथ होते हैं ना। तो हम क्या हर पाथ के लिए स्टैटिक राउटिंग करते घूमे? जैसे मैं आपको सिनेरियो समझाता, देखो जैसे मान लो ये आपका पीसी है, ठीक, पीसी कनेक्टेड है, ये मल्टीपल पीसी है, ये एक स्विच से कनेक्टेड है, ठीक, ये पीसी स्विच कनेक्टेड है एक राउटर से। अब राउटर कनेक्टेड है ISP से, और ISP के यहाँ पे बहुत सारे लैन है, मान लो 500 लैन है, हर लैन में मल्टीपल नेटवर्क चल रहे हैं। अगर आपकी पीसी को उस लैन से कहीं कम्युनिकेट करना है जाके, तो आपको क्या हर किसी का राउट आपको राउटिंग टेबल में बताना पड़ेगा? हर किसी का राउट तो आपको राउटिंग टेबल में बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके राउटर के पास उसका राउट ना हुआ तो वो आपको एरर दे देगा, कौन सा? डेस्टिनेशन अनरीचेबल, क्योंकि मेरे गेटवे को उस पर्टिकुलर नेटवर्क तक जाने की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने एज राउटर से, ये हमारा जो राउटर है इसको बोलते हैं एज राउटर। क्या बोलते हैं? एज राउटर से ISP की तरफ एक डिफॉल्ट राउट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? इसको हम क्या बोलते हैं वैसे? ISP की तरफ गिव टूवर्ड ISP। ठीक है, तो हमें आखिरी रास्ता, जब हमारे पास कोई दरवाजा नहीं बचता तो एक दरवाजा बचता है, इसको हम बोलते हैं वैसे लास्ट गेटवे। We have so many things here where we have to configure NAT also, public IP, but we didn't know NAT identities yet. Okay, so that's why I didn't use this word. तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप डिफॉल्ट राउट दे दोगे। ठीक है, डिफॉल्ट राउट का जो सिंटेक्स होता है वो ऐसे होता है, देखो IP राउट, ठीक, एनी डेस्टिनेशन नेटवर्क, कोई भी डेस्टिनेशन नेटवर्क, उसका कोई भी सबनेट मास्क हो, बस तुम इस वाले पर्टिकुलर नेक्स्ट हॉप की तरफ उसे फॉरवर्ड कर दो, वो आगे वाला समझेगा कैसे जाना है। मेरा काम था बस वहां तक पहुंचाना, समझे? तो आप दोगे IP राउट,
0.0.0.0 मतलब एनी नेटवर्क, उसका कोई भी सबनेट मास्क हो, उसको तुम 10.1.1.2 की तरफ भेज दो, फिर उसका मर्जी वो कैसे जाता है। मैं आया ना। यहाँ पे क्या होता है, देखो जैसे आप यहाँ पे चेक कर रहे हो ना, तो यहाँ पे अभी लिख के क्या आ रहा है, गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इज नॉट सेट, क्योंकि अभी मुझे ऐसा कोई रास्ता नहीं पता। मान लो अगर मैं यहाँ से पिंग करता हूँ किसी आईपी को, ये कमांड चला रहा हूँ मैं, debug IP। आईपी मैंने चेंज ही नहीं करी, अपने आप कन्वर्ट नहीं होता, यू हैव टू डू इट मैन्युअली। या ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने R2 पे एक ICMP लॉगिन कर दिया, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ से पिंग करता हूँ 192.168.1. पिंग 10.1.2. यहाँ लॉक्स आए, लॉक्स क्या है कि जो सोर्स था वो 10.1.2 है और डेस्टिनेशन कहाँ पे गया, वापस 10.1.1 के पास, ठीक है। मान लो मैं किसी आईपी को पिंग करता हूँ, पिंग 192.168.1.9 कर दिया, अब ये आईपी नेटवर्क में कहीं है ही नहीं, कहीं भी नहीं है ना, तो इसका तो कोई रिप्लाई नहीं आएगा। पर R1 उस ट्रैफिक को जनरेट भी नहीं करेगा। R1 उस ट्रैफिक को क्यों जनरेट नहीं करेगा, क्योंकि R1 को नहीं पता उस नेटवर्क के बारे में, नहीं पता ना। अगर आप यहाँ पे आप क्या करो, आप सिमुलेटर पे आओ और आप दोबारा पिंग करो, तो पैकेट है, ये आर गया, ठीक है, पर ये पैकेट जा रहा है, इसका कुछ सॉल्यूशन नहीं हुआ, कोई रिप्लाई वगैरह कुछ नहीं आ रहा है ना। अगर आप क्या करते हो, यहाँ पे राउटर के पास जाते हो और इसको बता देते हो क्या, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल आईपी एनी नेटवर्क का कोई भी सबनेट मास्क हो, चाहे आप दो आगे वैसे सेम है, आप एग्जिट इंटरफेस से भी दे सकते हो, आप नेक्स्ट हॉप से भी दे सकते हो, आप एग्जिट इंटरफेस प्लस नेक्स्ट हॉप से भी दे सकते हो, ठीक है। वो आएगा, तो आपको जो देना है वो आपको एग्जिट इंटरफेस प्लस नेक्स्ट हॉप से ही देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप दे सकते हो 10.1.1.2, कोई भी नेटवर्क हो, बस तुम R2 की तरफ भेज दो, R2 का काम है आगे कैसे भेजना है। मैं डू शो आईपी, अब यहाँ पे देखो ये क्या दिखा रहा है, एस के ऊपर क्या लग के आ रहा है, स्टार। एस के ऊपर अगर स्टार लग के आ रहा है, इसका मतलब आपने डिफॉल्ट राउट दे रखा है, और डिफॉल्ट राउट की भी एडी वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है। अब R1 से आप किसी भी ट्रैफिक को इनिशिएट कराते हो, तो R1 का काम है बस R2 को दे देना, आगे R2 का मतलब है कि वो क्या करता है उस नेटवर्क के साथ, R2 पे सेम ही वापस कर दिया R1 की तरफ, तो लूप बन जाएगा यहाँ पे। तो R1 के पास अगर कोई पाथ नहीं है तो R1 किसको देगा, R2 को, R2 के पास भी कोई पाथ नहीं तो R2 वापस किसको दे देगा, और ये बन गया लूप। R2 ड्रॉप कर देगा, अभी यहाँ पे क्या है, R2 को तो पता नहीं, तो R2 ड्रॉप कर देगा। पर अगर आपने R2 पे भी वापस यही कर दिया कि तुम R1 को दे देना, तो ये लूप बन जाएगा, और इसको बोलते हैं लेयर 3 लूप, ठीक है। इसको रिजॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं TTL का, याद करो आईपी हेडर कराया था, उसमें TTL वैल्यू कितनी थी, 255, तो ये 255 तक घूमता रहेगा, उसके बाद अपने आप ही क्या चला जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा टाइम के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे डिफॉल्ट राउट दे सकते हो, ठीक है। इसका यूज आप कब देखोगे, जब मैं आपको नेट करवाऊंगा, ठीक है। नेट के समय हम ISP से कम्युनिकेट करेंगे इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, ठीक, वहां पे आप इसका यूज करके दे सकते हो। बस ये पार्ट था स्टैटिक राउटिंग का, तो मैंने आपको समझा दिया कि कैसे करते हैं, समझ आ गया। चलो अच्छी बात है, आ गया तो
तो हमने स्टार्ट करी थी क्या, राउटिंग। राउटिंग में मैंने आपको बताया था कि राउटिंग दो टाइप्स की होती है, एक होता है आपका स्टैटिक राउटिंग और एक होता है आपका तो हमने स्टैटिक राउटिंग में तीन चीजों की बात की थी, एक स्टैटिक राउटिंग था, एक फ्लोटिंग स्टैटिक राउटिंग हो गया और एक डिफॉल्ट राउटिंग हो गया। ठीक है, आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, डायनेमिक राउटिंग। तो मैं चलिए फर्स्ट वन इज स्टैटिक राउटिंग, सेकंड इज फ्लोटिंग static routing for backup. The third one is redundancy. Technical word is redundancy, but individual, if you want to understand, it is backup. But for the other ones, ठीक है, default routing, ठीक है, where you can give any. ठीक, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डायनेमिक राउटिंग। It is not easy. ठीक है, डायनेमिक राउटिंग स्टार्ट करते हैं। तो डायनेमिक राउटिंग जो हम स्टार्ट करेंगे, डायनेमिक राउटिंग भी दो पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, डायनेमिक राउटिंग कितने पार्ट में डिवाइड है, दो पार्ट में। चार्ट बना लेना अपने पास। ठीक है, एक है आपका आईजीपी, एक है आपका वो एक मिनट मैंने इससे बना दिया, वो नीचे नहीं जा पाएगा, रुको इससे बनाना पड़ेगा मुझे। फर्स्ट वन इज डायनेमिक राउटिंग। ठीक है, डायनेमिक राउटिंग के दो पार्ट होते हैं, IGP and second one is second one is EGP। ठीक है, IGP का फुल फॉर्म होता है इंटीरियर ठीक है, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, क्या होता है, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। और दूसरा है आपका EGP। EGP का क्या होता है, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल एक्सटीरियर। ओ आई एम सो सॉरी, मैंने कुछ गलत कर दिया। हाँ, इसका फुल फॉर्म था इंटीरियर इंटरनल और एक्सटर्नल। शिट मैं ऐड कर दूंगा, इट इज इंटरनल। ठीक है, ठीक है, इंटरनल है और यहाँ पे आपका एक्सटर्नल आ जाएगा। LAN and WAN, they are the type of networks. This LAN is like आपका प्राइवेट नेटवर्क हो गया, इंट्रानेट हो गया आपका, और अगर आप WAN की बात करते हो तो फिर वो आपका इंटरनेट हो गया। तो एक हो गया इंटरनल गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, एक क्या हो गया, एक्सटर्नल गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक, इंटरनल गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल भी आपका तीन पार्ट में डिवाइड है। ठीक, और एक्सटर्नल गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल बस एक ही टाइप, वही बहुत है पढ़ने के लिए अभी तो। ठीक है, तो जो आपका IGP प्रोटोकॉल है वो तीन पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला है आपका डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग
ठीक है, इसको हम बोलते हैं DV। ठीक है, इसके बाद एक दूसरा आता है जिसको बोलते हैं आप हाइब्रिड, या फिर आप बोल सकते हो एडवांस डिस्टेंस राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, इसको हम ये भी बोलते हैं हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, इसके बाद जो है वो है आपका लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक, अगर आप बात करते हो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल की, ठीक है, तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में जो हमारे पास प्रोटोकॉल था वो था हमारा वर्जन 1, वर्जन 2। ठीक है, राउटिंग इंफॉर्मेशन राउटिंग प्रोटोकॉल कुछ था। हाँ, इसके बाद आपका आता है EIGRP। ठीक है, इनहेंस इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। ठीक है, इनहेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक, इसके बाद एक देखो एक्चुअली क्या था आपका रिप वर्जन 1 रिप वर्जन 2 के बाद एक प्रोटोकॉल आया था जिसका नाम था IGRP। अब IGP है इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। ठीक है, ऐसे ही आपका एक आया था जिसको हम बोलते हैं IGRP। IGRP मार्केट में नहीं आ पाया था, IGRP का ही अपडेट आया था EIGRP। ठीक, तो इसका है इनहेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, जो आपका कौन सा प्रोटोकॉल है, एडवांस डिस्टेंस वेक्टर या फिर हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल, older version of the EIGRP। इसके बाद it became in the enhanced word keyword is added there। Okay, after that it is OSPF। क्या है, open shortest path। देखो मैं बताता हूँ, जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है उसमें आपका रिप वर्जन 1 और रिप वर्जन 2 आता था। ठीक है, इसके बाद रिप वर्जन 1 और रिप वर्जन 2 को यूज करना बंद कर दिया, इसके जगह हम यूज करने लगे EIGRP, इनहेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक, इनहेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल के बाद एक और प्रोटोकॉल आया OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। आपका रिप वर्जन 1 रिप वर्जन 2 और आपके OSPF से मिक्स होके EIGRP बना था। मैंने क्या बोला, आपके जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल थे रिप वर्जन 1 रिप वर्जन 2 और आपके जो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है OSPF, उन दोनों की आप क्वालिटीज कह लो या उन दोनों के पैरामीटर्स को मिक्स करके हमने EIGRP बनाया था। ठीक है, तो EIGRP के अंदर कुछ फीचर्स आपके रिप वर्जन 1 और रिप वर्जन 2 के हैं, जैसे आपका रिप जो था वो हॉप काउंट पे काम करता था, है ना, तो EIGRP के अंदर भी हॉप काउंट का फीचर है। ठीक, आपका रिप क्या करता था, राउटिंग बाय रूमर करता है। ठीक है, मतलब आपकी जो राउटिंग टेबल है वो आपके नेबर से ही डिपेंड है, आपको नहीं पता, जो राउट आपका नेबर शेयर कर रहा है उसको आप टेस्ट कर रहे हो। ठीक, EIGRP भी राउटिंग बाय रूमर करता है, समझ आ गया। OSPF के पास कुछ टेबल्स थी, EIGRP भी अपने पास टेबल बनाता है। लेटेस्ट में आपका जो मार्केट में चल रहा है वो तो OSPF है। ठीक, क्योंकि EIGRP में बहुत सारे पैरामीटर्स अभी भी ओपन नहीं है, किसी के पास डॉक्स नहीं है। ठीक है, तो इंटरनल कनेक्टिविटी के लिए हम OSPF ही प्रेफर करते हैं। OSPF is like the LAN connectivity. If you want to connect the LAN, you can use OSPF. It is easy for you. OSPF plus device at the LAN which SFP की बात कर रहे हो क्या? It is SFP is something else where you can connect with the yeah, it is something different. Yeah,
ठीक है, तो आपका जो पहला था वो था आपका डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, जिसके ये पार्ट है। दूसरा आपका आ गया एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, और तीसरा आपका क्या आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक ही प्रोटोकॉल बहुत है जिसका नाम है, ठीक है, आईजीपी जो है वो आपके लैन वगैरह कनेक्टिविटी के लिए आप यूज कर सकते हो। बीजीपी आप आईएसपी पर कॉन्फ़िगरेशन वगैरह या आईएसपी की तरफ जब आपको कनेक्टिविटी करनी होती है, कि जो आपके आईजीपी प्रोटोकॉल्स है वो लैक ऑफ राउट्स को अपनी राउटिंग टेबल में स्टोर नहीं कर सकते। तो जहां आपको लैक्स ऑफ राउट्स को स्टोर करना पड़ता है, बहुत बड़ी टोपोलॉजी क्रिएट करानी पड़ती है, वहां पे हम बीजीपी ही यूज करते हैं ऑन द एज राउटर्स। हम इसमें पढ़ेंगे खाली लिंक स्टेट राउटिंग। सीसीएनए में जब आपका 2019 था, ठीक है, सीसीएनए 2019 में पहले जब फैब 2019 में अपडेट आया था, उससे पहले आपके सीसीएनए में रिप वर्जन 2 था, आपका ओएसपीएफ था और लिटिल बिट आपका बीजीपी भी था। बट आफ्टर अपग्रेड आपका जब 2019 हो गया, उसके बाद रिप वर्जन 1 और रिप वर्जन 2 तो रिप हो गया, ठीक है, वो ना ही कोई पूछेगा ना ही कोई पढ़ाएगा। आपका EIGRP भी पहले सीसीएनए में था बेसिक, पर उठा के पूरा सीसीएनपी में डाल दिया पूरा। नथिंग BGP is there और after all SDN is there. We have MPLS, we have EVRPF, we have lot of things there. ठीक है, तो आपका रिप एक तरह पूरा खत्म हो गया, क्योंकि रिप में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी। प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि रिप आपका बस 16 राउटर्स तक ही काम करता था, उसके राउट 16 के आगे नहीं जा सकते थे। और जो भी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे मैं एक दिन आया, मैंने आपको जितना पढ़ाया, अगले दिन फिर उतना दोबारा पढ़ाया और कुछ आगे पढ़ाया, तीसरे दिन फिर पूरा पढ़ाया, फिर थोड़ा सा आगे और पढ़ाया। मतलब रिप में क्या करता था, आपको हर थोड़ी थोड़ी देर में पूरी अपडेट दोबारा देता था। क्या फायदा इसका भाई, है ना। जब आपके पास कोई नई अपडेट आए तो आप मुझे दो, इट्स गुड, है ना, पर आपके पास जो भी नई अपडेट आती है वो भी आप पुरानी अपडेट के साथ मिलके पूरी मुझे शेयर कर रहे हो, हर बार कर रहे हो, हर 60 सेकेंड्स में। जो हमारी वो फाइल्स शेयर होती है ना, पूरा ही भेजता हूँ मैं स्टार्टिंग से भेजता हूँ, स्टार्टिंग से लेके अभी तक जितना है ना। हाँ ठीक, किसमें, रिप में लूप कहाँ बनता था। लूप आपका जो बनता है वो आपका एक चीज इसमें बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं उसका क्या नाम था, क्या मुझे याद करने दो, पॉइजन रिवर्स, है ना। वहां एक पॉइजन रिवर्स का कॉन्सेप्ट था, जो राउट मैंने आपको दिया है आप मुझे उसको वापस भेज देते थे, ठीक है, तो उसको वो डिले लगा के भेजता था हॉप काउंट 16 करके। यहाँ पे लूप प्रिवेंशन था, हॉप काउंट जो रिप का था, उसमें वो क्या करता था, हॉप काउंट वैल्यू 16 लगा के दे देता था, जिससे आप पता चल जाता था कि हाँ ये लूप बन रहा है, उसको अवॉइड करना है। तो ये टीटेल वैल्यू है। अब अगर आपने किसी नेटवर्क को पिंग किया और नेटवर्क आपके पास है ही नहीं और आपने डिफॉल्ट राउट दे रखे हैं, तो वो तो घूमता रह जाएगा ना। तो उस राउट को प्रिवेंट करने के लिए वहां पे हम क्या करते थे, हॉप काउंट वैल्यू 16 लगा के देते थे, ठीक है। बट अब हमें रिप नहीं पढ़ना, हमें ओएसपीएफ पढ़ना। इट इज अ गुड कि ओएसपीएफ यूज भी होता है और आपको ओएसपीएफ अच्छे से पढ़ना भी चाहिए। मतलब रिप क्या करता था, अगर आपको किसी राउट को हटाना है राउटिंग टेबल से, तो उसकी हॉप काउंट वैल्यू 16 लगा के दे देता, जिससे आपको समझ में आ जाता था कि ये राउट अब आपको अपनी राउटिंग टेबल से रिमूव करना है। क्योंकि 0 से 15 तक ही प्रेफर करता था, 16 लग के आ रहा है, इज नॉट देयर, इज नॉट वैलिड, ठीक है, 15 तक ही था, 0 से लेके 15। आगे चले तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे ओएसपीएफ। क्या पढ़ेंगे, ओएसपीएफ। और ओएसपीएफ बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि आपके इंटरव्यू पर्पस के लिए और रियल टाइम में ओएसपीएफ बहुत यूज होता है, ठीक है। एक भी प्रोटोकॉल पढ़ो वो भी अच्छे से पढ़ो, सुना गया। तो इफ वी गो विद द नोट्स,
16 0 to 15 16 का वैल्यू नहीं है। अब जैसे अगर हम नोट्स पे जाते हैं तो न्यू फोल्डर में जाना पड़ेगा हमें। नोट्स के लिए हमें जाना पड़ेगा माई टास्क में और हमें जाना पड़ेगा कहाँ CCNA में। ठीक है, ठीक है। तो हमने जो कवर कर लिया है, कवर तो हमने काफी कुछ कर लिया है। ठीक है, ये भी बंद हो गया है। तो हमने इसे पढ़ लिया था। ठीक है, हमें काफी नीचे आना है। ये सब तो बहुत कुछ हो गया, हमने पढ़ डाला है। हेडर्स वेडर्स हमने पढ़ लिए हैं, ये सब पढ़ लिया है, केबल्स भी पढ़ लिए हैं। ठीक है, ये स्टैटिक राउटिंग थी। ठीक है, स्टैटिक राउटिंग के बाद हमने राउट प्रेफरेंस क्राइटेरिया देखा। ठीक, राउट प्रेफरेंस क्राइटेरिया के बाद फ्लोटिंग स्टैटिक राउटिंग हो गई। अब यहाँ से क्या स्टार्ट करने जाते हैं, डायनेमिक राउटिंग। तो इसमें लिखा हुआ है राउटिंग इन विच राउट आर मेंटेन एंड कैलकुलेट ऑटोमेटिकली, जहाँ पे उन्हें अपने आप खुद ही सारे पाथ, जितने पाथ हैं, बैकअप में क्या रखना है, क्या बैकअप में हटाना है, सब कुछ अपने आप ही पहले से सेट कर रखा है, हमें करने की कोई जरूरत नहीं होती। कह रहा राउटर ऑटोमेटिकली एक्सचेंज द राउट बिटवीन ईच अदर। बस आप जाके राउटिंग इनेबल कर दो, कमांड चला दो, वो अपने राउट्स खुद ही दूसरे नेबर के साथ शेयर कर लेगा, आपको बताने की जरूरत नहीं। कह रहा है सम पैकेट्स आर देयर फॉर ईच प्रोटोकॉल विच आर, देखो दिख रहा है कि बड़ा कर दो थोड़ा। Some packets are there for each protocol which is advertised by routing protocol to get the route from the neighbor। अब जैसे क्या कह रहा है, कह रहा है हर राउटर्स क्या करता है, अपने अपने मैसेजेस यूज करता है राउट्स को शेयर करने के लिए। ठीक है, जैसे आपका EIGRP के वैल्यूज वगैरह शेयर करता था, OSPF कॉस्ट शेयर करता है, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। जब आप प्रोटोकॉल पढ़ोगे तो आपको ओपन करके दिखा दूंगा। इसके बाद डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल की बात करते हैं, तो एक हो गया IGP, एक क्या हो गया EGP। इसके बाद IGP है जो सेम ऑटोनोमस सिस्टम में काम करता है। अब सर ऑटोनोमस सिस्टम नंबर क्या होता है, जैसे आपका ग्रुप, जैसे आपने देखो फ्लैट्स होते हैं, है ना, तो एक कॉलोनी के जो फ्लैट्स होते हैं वो सारे सेम डिजाइन में बनते हैं, है ना। इसका मतलब है अगर आप कोई एक प्रोटोकॉल रन करा रहे हो तो उस प्रोटोकॉल में जितने भी रूल्स रेगुलेशंस होंगे उस AS नंबर के लिए सेम होंगे, है ना। तो अगर आप कोई IGP प्रोटोकॉल चला रहे हो तो वो सारे फीचर्स सेम रखेगा। तो अगर आप IGP नेबरशिप बना रहे हो, आप EIGRP यूज कर रहे हो, तो आप जितने भी राउटर्स होंगे सब पे सेम AS नंबर ही यूज करोगे, क्योंकि सब पे सेम रूल्स फॉलो होंगे, डिफरेंट रूल्स फॉलो नहीं हो सकते। ऑटोनोमस सिस्टम जो आपको आईना प्रोवाइड करता है। ठीक है, कौन प्रोवाइड करता है, जैसे IP प्रोवाइड हुई थी, IP किसने प्रोवाइड की थी, आईना ने। वैसे ऑटोनोमस सिस्टम नंबर भी पहले से कोई डिफाइन कर रखता है, आईना प्री डिफाइंड है पहले से। ठीक है, EGP होता है आपका एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। देखो जैसे मैंने आपको दिखाता हूँ एक डायग्राम लाइक दिस। अब यहाँ पे मान लो मैंने कुछ राउटर्स कनेक्ट कर लिए 1 2 3 एंड 4। ठीक, इसमें मैंने AS नंबर यूज कर लिया, कौन सा 100। सारे राउटर्स पे AS नंबर 100 यूज कर लिया। तो मुझे यहाँ पे मैं कोई भी प्रोटोकॉल चला सकता हूँ। मान लो मैंने EIGRP चला दिया या फिर मैंने OSPF चला दिया, कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल चला दिया। AS number, the range, I think it is a 16-bit value. I have mentioned here also. It is 16-bit value, 0 to 65535. It is too much, okay. ठीक है, it is not too much because in BGP we have 32-bit value. Okay, so आपने ये AS नंबर दे दिया 100। इसी तरह आप यहाँ भी कोई राउटिंग प्रोटोकॉल चलाओगे, अगर EIGRP चला रहे हो, OSPF चला रहे हो, जो भी आपकी मर्जी, तो आपने एक प्रोटोकॉल यहाँ भी रन करा दिया, पर यहाँ पे आपने AS नंबर कितना यूज कर लिया 200। अब यहाँ पे अलग अलग AS नंबर यूज हो गए, मतलब ये कंपनी दूसरी है, ये कंपनी दूसरी है। तो अगर इन दोनों कंपनीज को कम्युनिकेट कराना है तो ये दोनों कंपनीज आपस में अगर आप ऐसे कनेक्ट करते हैं तो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे AS नंबर 100 यूज कर रहे हो और यहाँ पे AS नंबर क्या यूज कर रहे हो, और आप IGP प्रोटोकॉल चला रहे हो। IGP प्रोटोकॉल हमेशा सेम AS नंबर में ही कम्युनिकेट कराता है, कभी भी डिफरेंट AS नंबर में कम्युनिकेट नहीं कराता। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अरे कौन सा गलत आ गया, आउटसाइड।
on the cloud says. Cloud says जा रहा है, so it is having the same case number. अगर आप ISP to ISP कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है, या आप दो डिफरेंट AS के बीच कम्युनिकेट करा रहे हो, तो वहां पे फिर आपको BGP प्रोटोकॉल चाहिए। BGP प्रोटोकॉल आपको डिफरेंट AS के बीच कम्युनिकेशन करवा देता है, ठीक है। मतलब वहां पे आप जब नेबरशिप बना रहे हो तो वो आप डिफरेंट AS में बना सकते हो, बट अगर आप IGP प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो तो वहां पे हमेशा सेम AS नंबर ही होंगे, कभी भी डिफरेंट AS नंबर नहीं हो सकते। तो उनके नेबरशिप का रूल है कि AS नंबर सेम ही होना चाहिए अगर आप IGP यूज कर रहे हो। EGP जैसे BGP हो गया, तो BGP में आप दोनों तरफ अलग अलग AS नंबर दे सकते हो। हाँ, ये एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है, ठीक है, पर इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल में हमेशा आपको सेम AS नंबर ही देना पड़ेगा। मतलब वो इंटरनल हुआ तो इंटरनल में तो सेम, इंटरनल में सेम हुआ, और BGP में एक्सटर्नल। हाँ, एक्सटर्नल में कोई किसका? ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। मतलब BGP जो होता है क्लाउड से हम कनेक्ट कर रहे हैं दूसरे मतलब कि राउटर से जाकर के इंटरनेट। You cannot say cloud, there are the servers, है ना। तो उन राउटर्स जो आपके ISP पे रखे होंगे, the routers which are in a ISP, so there we can use AS number 100 or 200 different, just because the different companies are connected together, so they can use a different AS number. They are so just because ISP provide public AS for that. Okay, if you want to communicate internal, because it is coming from the ISP, no? That's why you have to use BGP there. And if your internal is like your Internet network, you have to only you have to need a connectivity. So that only you need a connectivity. Only you need only a route. So you can use OSPF. And ISP have lakhs of networks. Lakhs of networks you have in the ISP. आपको बहुत सारे नेटवर्क्स होंगे ISP पे, तो वहां पे आपको BGP ही यूज करना पड़ेगा। आप वहां पे IGP यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपका वो राउटर जो लैक्स ऑफ राउट्स रखता है वो OSPF या EIGRP हैंडल ही नहीं कर सकता। वहां पे आपको क्या चाहिए? BGP ही चाहिए। कहाँ पे? तो आप अपने लैन में कभी भी BGP यूज नहीं कर सकते। इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए आपको OSPF या EIGRP ही यूज करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड है। बस BGP ही है। एक्सटीरियर कम्युनिकेशन के लिए बस हमारे पास एक प्रोटोकॉल है BGP। इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास मल्टीपल प्रोटोकॉल्स हैं। It is a complete topic. Is it done? Not yet. This is because it is not a part of CCNA. It's not covered yet. Yeah, you can cover this topic in CCNP. Yeah. हाँ, सारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स कॉन्फ़िगर हो जाते हैं फायरवॉल पे। मतलब आप OSPF, EIGRP भी फायरवॉल वगैरह पे कोई भी प्रोटोकॉल हो, आप सारे प्रोटोकॉल्स अपने फायरवॉल पे रन करा सकते हैं। ठीक है, आगे चले। तो यहाँ पे लिखा है ऑटोनोमस सिस्टम नंबर आपको आईना प्रोवाइड करता है और ग्रुप ऑफ राउटर ऑन द नेटवर्क इन अ सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन, जो एक सिंगल रूल्स को फॉलो करेगा। ठीक, डेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट होता है, कितने बिट की वैल्यू होती है? 0 to 65535। 0 and 65535 पहले से रिजर्व है आईना के पास। ठीक है, आप यूज कर सकते हो 1 से लेके 64511 जो पब्लिक एएस है। ठीक है, और 64512 से लेके 65534 जो आपके प्राइवेट एएस है। नो no, but in the interview they can ask you. Okay, but in the interview they can ask you. Yeah, you have to remember it. ठीक, इंटरव्यूअर पूछ सकता है। आफ्टर दैट IGP, तो मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा हुआ है, राउटिंग इंफॉर्मेशन EIGRP इनहांस इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल और राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल RIP, और OSPF क्या? ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। सर एक्सक्यूज मी, पूछो सर अभी आप जैसे अभी बताया आपने IGP का फुल फॉर्म जो बताया, इंटरनल गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, लगा लो राउटिंग भाई। नहीं यहाँ पे आपने इंटीरियर लिख रखा है सर, मैं ये कह रहा हूँ इंटरनल इंटीरियर कोई डिफरेंस है क्या इसमें? अरे भाई
एक मिनट रुकना मुझे बस, यहाँ पे तो रखा होगा। इंटीरियर एक्सटीरियर इंटरनल एक्सटर्नल। अरे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इंटीरियर जीपी इंटीरियर एक्सटर्नल। वो सही लिखा था आपने, फिर बाद में चेंज कर दिया। इंटीरियर एक्सटीरियर होगा भाई, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। इंटीरियर होगा और क्या होगा एक्सटीरियर, जैसे इंटरनल एक्सटर्नल दे आर लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लेना इंटीरियर और एक्सटीरियर। या तो सही लिखा हुआ है, वो पहले जो आपने बताया था ना वो वहाँ पे। हाँ वो थोड़ा सा हो गया, सॉरी उसके लिए। ओके ठीक, इसके बाद हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं ओएसपीएफ, ठीक। तो देखो ओएसपीएफ, चले आगे चले, कोई दिक्कत है? इतना समझ में आ गया? हम डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल की बात कर रहे थे। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल दो पार्ट में डिवाइड है, आईजीपी और ईजीपी। आईजीपी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, आपका रिप, ईआईजीआरपी और ओएसपीएफ, और आपका एक्सटीरियर का एक ही पार्ट है, कॉली क्या, बीजीपी, ठीक है। तो अगर हम ओएसपीएफ की बात करते हैं तो ओएसपीएफ हमारा होता है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ठीक है। ये कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल है? लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। कह रहा है लिंक मतलब क्या होता है, देखो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर हम बात करते हैं पहले लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल की, तो इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और ये क्या है, R1 के पास एक नेटवर्क है 1.1.1.1 का, ठीक है। हमने लूप बैक की बात नहीं करी ना अभी तक, हम कर लेंगे, ठीक है। तो R1 के पास एक नेटवर्क था 1.1.1 का, ये हमारा R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और ये क्या है, R4। तो अगर मैं आपको बात बताता हूँ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल या एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या होता था, वहां पे एक कॉन्सेप्ट होता था राउटिंग बाय रूमर, ठीक है। वहां पे क्या होता था, R1 ने R2 को जब राउट शेयर किया, ठीक है, R1 जब R2 के साथ कोई राउट शेयर करता है, तो वहां पे R2 अपने पास राउटिंग टेबल में स्टोर कर लेगा कि 1.1.1.1 वाया R, ठीक। R1 वही राउट किसके साथ शेयर करेगा, R3 के साथ, तो R.1.1.1 वाया, और सेम थिंग R3 किसके साथ शेयर करेगा, R4 के साथ, तो 1.1.1.1 वाया R3, ठीक है। यहाँ पे राउटर को R4 को ये नहीं पता कि R3 को वो राउट कैसे मिल रहा है ना। जैसे आपको अगर कुछ पूछना है तो आपको पहले हेल्डेक्स के पास गए, हेल्डेक्स ने फिर मेरे पास भेजा, ये एग्जांपल फिट नहीं हुआ। यहाँ पे R1 ने R2 को शेयर किया, R2 ने R3 के साथ शेयर किया, और R3 ने किसके साथ शेयर कर दिया, R4 के साथ। मतलब R4 के राउटिंग टेबल में जब R4 चेक करेगा तो उसे ये पता है कि ये वाला जो राउट है ये मुझे R3 से मिल रहा है, पर R4 को ये नहीं पता कि ये राउट R3 को R2 से मिल रहा है, R2 को इससे मिल रहा है R1 से। मतलब वो सर अगर R1 को डायरेक्ट सर R4 से कनेक्ट करना होगा फिर सर, R1 डायरेक्ट R4 से कनेक्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमने R1 को डायरेक्ट R4 से कनेक्ट ही नहीं करा, ठीक है। अभी R4 जो कनेक्ट है वो R3 से ही कनेक्ट है, R3 R2 से और R2 R1 से। मतलब R4 को अपने नेबर से टेस्ट कर रहा है। R4 किस पे टेस्ट कर रहा है, अपने नेबर पे टेस्ट कर रहा है कि अगर मुझे 1.1 के पास जाना है तो मैं R3 के पास आऊं, R3 आगे भेजेगा, ठीक। मतलब मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ आप मेरे ऊपर टेस्ट कर रहे हो कि हाँ ये पर्टिकुलर बंदा सच पढ़ा रहा है, जो पढ़ा रहा है वो सही है ना। तो यहाँ पे R4 को पूरी टोपोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब इसके पास एक पूरा मैप नहीं है कि हाँ ये पर्टिकुलर राउट कहाँ से आ रहा है मुझे पता है। इसको हम बोलते हैं क्या, राउटिंग बाय रूमर, जो आपके एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल या डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल करते थे, मतलब रिप या ईआईजीआरपी करते थे, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको पूरी राउटिंग टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन
नहीं होती थी, मतलब टोपोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती थी। वी आर यूजिंग EIGRP, ठीक है। हम रिप एंड वर्जन 2 वर्जन 1 एंड वर्जन 2 वी आर नॉट यूजिंग। बट अगर आप OSPF कॉन्फ़िगर करते हो, क्या कॉन्फ़िगर करते हो? OSPF। तो OSPF क्या करता है? तो R1 जब पर्टिकुलर राउट R2 के साथ शेयर करेगा तो R2 अपने पास स्टोर कर लेगा, बट द सेम राउट R2 जब R3 के साथ शेयर करेगा तो यहाँ पे R2 क्या करेगा? राउटिंग टेबल शेयर नहीं करता, R2 शेयर करेगा क्या? डेटाबेस। क्या शेयर करेगा? डेटाबेस। मतलब R2 अपना पूरा डेटाबेस R3 के साथ शेयर करेगा, जिसमें लिखा आएगा कि 1.1.1.1 वाया R1 वाया the database. The routing table is different. When you run the command do show IP route, you can see the route. But this is the part of database which OSPF sent with the help of LSA. यहाँ पे क्या होता है? लिंक स्टेट राउटिंग। यहाँ पे क्या होता है? R2 R3 के साथ एक डेटाबेस शेयर करता है, जिसमें R3 को ये पता चल जाता है कि अगर R2 को मुझे जाना है R2 के पास, तो R2 को ये राउट कैसे मिला? R1 से। तो R2 क्या करता है? पूरा मैप उठा के R3 के साथ शेयर कर देता है। R3 भी जब R4 के साथ शेयर करेगा तो ये बता देगा कि 1.1.1 वाया R3 वाया R2 वाया R1। तो मतलब यहाँ पे राउटर्स को पूरी टोपोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। आप एक राउटर पे बैठ के OSPF में पूरी टोपोलॉजी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आपको पूरा मैप मिल गया, ये पर्टिकुलर राउट आपको कहाँ से मिल रहा है। आपको हर लिंक के बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि ये जो राउट आ रहा है कितने लिंक से कनेक्टेड होके आ रहा है, कितने हॉप से कनेक्टेड आ रहा है, कितने राउट्स बीच में है, राउटर कितने हैं, ये आपको OSPF में पता रहता है। इसीलिए OSPF को बोला जाता है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, क्योंकि ये क्या करता है? पूरा डेटाबेस शेयर करता है आपके राउटर्स के साथ। एक्सेस नहीं ले सकते, डेटाबेस ले सकते हैं, कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, टेलनेट एक्सेस नहीं ले सकते, ठीक है। आप डेटाबेस ओपन करके ले सकते हो। समथिंग एल्स इज रिमोट, इज फॉर रिमोट एक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिंक मतलब हाउ मेनी लिंक्स आर देयर बिटवीन राउटर, आपको पता रहेगा कि कितने लिंक्स हैं, एंड हाउ मेनी राउटर्स आर कनेक्टेड विद ईच लिंक, आपको ये भी पता चल जाएगा कि उस लिंक के साथ कितने राउटर कनेक्टेड है, क्योंकि आप पूरा डेटाबेस शेयर कर रहे हैं, ठीक। कह रहा है इन OSPF राउट्स आर नॉट एडवर्टाइज, यहाँ पे खाली राउट्स ही एडवर्टाइज नहीं होते। कंप्लीट डेटाबेस इज इन द फॉर्म ऑफ लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट, मतलब LSA के फॉर्म में आपका पूरा डेटाबेस ही क्या होता है? एक राउटर से दूसरे राउटर में शेयर होता है, ठीक है। No, it's a type of database. If the link is down, one of the It's something else. is down, then You are talking about this is the route, this is the link. and then with the redundancy, Link state means it is a database. The database which you are accessing between the router, it is known as LSA. The information which you are saying, it is not connected with the links which you are connected with two routers. This is something else. ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है इन OSPF आप पूरा डेटाबेस ही शेयर करते हो, ठीक है। हम डेटाबेस शेयर करते हुए भी देख लेंगे, ठीक है। आपको वायरशार्क कैप्चर करके दिखाना पड़ेगा बस। अब यहाँ पे बोल रहा है राउटर्स कैलकुलेट देयर बेस्ट पाथ देमसेल्फ, राउटर अपना बेस्ट पाथ अपने आप ही क्या कर लेते हैं? कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो राउटर जब बेस्ट पाथ कैलकुलेट करता है OSPF में, तो उसके लिए एक चीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट। लिंक की कॉस्ट के बिहाफ पे राउटर्स क्या करते हैं? बेस्ट पाथ सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि OSPF क्या करता है? मैट्रिक कैलकुलेट करता है, और मैट्रिक क्या है? रेफरेंस बैंडविड्थ अपॉन the formula is the cost is like we have fast Ethernet, gigabit Ethernet. It is predefined.
कि इन सब की अपनी अलग अलग कॉस्ट होती है, ठीक है। तो उस कॉस्ट को ही कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है रेफरेंस बैंडविड्थ अपॉन लिंक बैंडविड्थ, How fast it is. हाउ फास्ट इट इज। तो Like, is it depends on even the wireless system? इन वायरलेस आल्सो वी हैव सम कॉस्ट, It applies as a fast. या ठीक है। तो आपको मैं बताऊंगा कि हम उस पे अपने कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो अगर आपका 100 Mbps जो रेफरेंस बैंडविड्थ हम लेके चलते हैं वो कितनी लेके चलते हैं 100 Mbps अपॉन आपकी कौन सी आती है लिंक बैंडविड्थ, ठीक है। तो हम उस पे अपने कॉस्ट भी कैलकुलेट करके देखेंगे, ठीक। इसके बाद बोल रहा है कि देखो ओस्पियर क्रिएट अ मैप ऑफ कंप्लीट टोपोलॉजी ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। ओस्पियर क्या करता है आपको एक पूरी टोपोलॉजी क्रिएट करता है, जो आप पूरा मैप बनाते हो, जो पूरा डेटाबेस शेयर करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं एरियाज, ठीक है। जैसे एक कॉलोनी में मैंने मल्टीपल एक स्टेट में मल्टीपल कॉलोनीज में डिवाइड कर दिया है ना, जैसे एक पूरा ये मैप था, इसको छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर दिया, तो ये सब जब मिलता है वो पूरा मैप बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरिया आईडी होती है वो आपकी 32 बिट की होती है। कितने बिट की होती है 32 बिट, मतलब हो गया 0 से लेके 4.3 बिलियन। इतने एरियाज आप ओस्पियर में क्रिएट कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे मैं कुछ चीजें बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना। Yes, the same thing you can implement in IPv6. We can go through with IPv6 also. In CCNA we have topic in IPv6 and we go through with this content also. Same in IPv6. ठीक है। नाउ अब हम क्या बात करते हैं, मैं बात करने जा रहा था पहले किसकी एरिया की, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर आप पूरे जितनी बड़ी टोपोलॉजी आपने बनाई, मान लो आपने 500 राउटर लगा दिए, अब 500 राउटर पे आपने एक ही एरिया चला दिया, एक राउटर पे जो डेटाबेस है आप 500 राउटर्स पे शेयर कर रहे हो, तो डेटाबेस का साइज इंक्रीज होगा, राउटिंग टेबल का साइज इंक्रीज होगा ना। जो एक राउटर के पास इंफॉर्मेशन है वो आप 499 राउटर्स के साथ शेयर कर रहे हो, और 499 राउटर की जो इंफॉर्मेशन है वो भी तो एक राउटर के साथ शेयर कर रहे हो, तो इससे डेटाबेस कितना बड़ा हो गया, है ना। तो उस डेटाबेस को कम करने के लिए हमने यहाँ पे एरिया को डिवाइड कर रखा है, ठीक। तो सबसे पहले जो एरिया होता है वो बताया था मैंने 32 बिट का होता है। कितना होता है, मतलब 0 से लेकर 4.3 बिलियन तक जा सकता है, जिसमें से सबसे पहला जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं एरिया 0। इसको बोलते हैं बैकबोन एरिया। क्या बोलते हैं, अगर आप किसी राउटर पे एरिया 0 चला रहे हो तो वो राउटर आपका बैकबोन एरिया होता है या बैकबोन राउटर होता है, ठीक है। बाकी आप 1 से लेके 4.3 बिलियन तक कोई भी एरिया चला लो, उसको हम बोलते हैं, या फिर आप बोलो ठीक है। अगर आप एरिया 0 चला रहे हो इसका मतलब वो हो गया आपका बैकबोन एरिया, बैकबोन राउटर। अगर आप एरिया 1 से लेके एरिया 4.3 बिलियन तक कोई भी चला दो तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल एरिया, या फिर हम उसको क्या बोल देते हैं नॉन बैकबोन एरिया, ठीक है। अब इसके बाद मान लो जैसे ये एरिया है, यहाँ एक राउटर कनेक्ट है, ये राउटर कनेक्टेड है, यहाँ पे मैंने चला दिया एरिया 1000, इन सारे राउटर्स पे सब पे सेम एरिया चल रहा है, तो इसको हम कौन सा राउट मतलब कौन सा एरिया बोलेंगे, नॉर्मल एरिया या फिर नॉन बैकबोन एरिया। अब यहाँ पे एक और एरिया चल रहा है, यहाँ पे एक राउटर है, यहाँ पे राउटर है, और यहाँ पे मैंने चला दिया एरिया, ये भी नॉर्मल एरिया हो गया। अब यहाँ पे राउटर कनेक्टेड है, इट इज बैकबोन, है ना। बट नाउ क्या बात करते हैं कि दो डिफरेंट एएस एरिया कभी भी डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो सकते, मतलब एक एरिया की जो इंफॉर्मेशन है वो एक ही एरिया में रहेगी, कभी दूसरे एरिया में शेयर नहीं होगी। क्या बोला मैंने, जो हमारे घर की बात है वो हमारे घर में रहेगी, कभी पड़ोसी के साथ शेयर नहीं करेंगे हम, है ना, डिफरेंट सबनेट।
not different subnet, it's kind of different area. There are one word decimal we can represent area 100, 200, 300, 400. It's like this. Subnet is something like 10.1.1.0, 20.1.1.0. It's like different network. ये जो ये अलग नेटवर्क है, ये अलग नेटवर्क है, नेटवर्क तो ये- बहुत सारे हो गए. Here is 10, here is 20, here is 30, here is 40, here is 50, here is 60. If you connect two routers with the one link, there is one network. If we want to connect two router with one link, it is a one network. So here we can connect multiple networks in one area. In one area, we have multiple networks, multiple subnets. We can use it. So if we want to connect area 1000 with area 2000, अगर हमें area 1000 को area 2000 से connect करना है, हम चाहते हैं यहाँ के routes यहाँ भी share हो, तो आप ऐसे ही दो अलग-अलग areas को आपस में connect नहीं कर सकते. ये पहले से प्री डिफाइंड. ठीक है, आप कभी भी एरिया 1000 के राउट को एरिया 200,000 में शेयर नहीं कर सकते. उसके बीच आपको एक बैकबोन एरिया चाहिए ही चाहिए. दो नॉर्मल एरियाज को आप कभी भी आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते. दो नॉर्मल एरियाज को कनेक्ट करने के लिए बीच में आपको एक राउटर चाहिए ही चाहिए. ठीक है, अगर आप एक एरिया से एरिया 0 में कनेक्ट कर रहे हो, जैसे मान लो हमने यहाँ पे एक राउटर लाए, इधर कनेक्ट कर दिया. ठीक है, तो ओएसपीएफ की नेबरशिप का रूल होता है, अगर आपको नेबरशिप बनानी तो दोनों तरफ सेम एरिया चलने चाहिए. तो यहाँ पे आपने एरिया 1000 चला लिया, यहाँ पे भी आपने एरिया 1000 चला लिया, यहाँ पे आपने चला लिया एरिया 0 और यहाँ पे भी चला लिया एरिया 0. अब सर आपने बताया था कि अगर एक राउटर पे आप एक एएस यूज कर रहे हो नॉर्मल वाला, तो मतलब वो नॉर्मल एरिया हो गया या तो नॉन बैकबोन एरिया. एक राउटर पे आप एरिया 0 चला रहे हो तो वो बैकबोन एरिया हो गया. अब ये राउटर होता है आपका एबीआर. क्या होता है? एबीआर, एरिया बॉर्डर राउटर. क्या होता है? द राउटर, ऐसा राउटर जिसका एक इंटरफेस भी एरिया 0 से कनेक्ट है. एक इंटरफेस एरिया 0 से कनेक्टेड है और दूसरा इंटरफेस किसी भी एरिया से कनेक्ट हो. दिस इज अ कॉन्फ़िगरेशन ऑन द राउटर. कॉन्फ़िगरेशन एबीआर. ठीक है, जब आप क्या करते हो, एक लिंक को एरिया 0 से कनेक्ट कर दो और बाकी इंटरफेस किसी भी लिंक से कनेक्ट हो, किसी भी एरिया से कनेक्टेड हो, पर एक इंटरफेस अगर आपने एरिया 0 से कनेक्ट कर दिया तो वो राउटर तुरंत एबीआर बन जाता है, जो क्या करता है, एक एरिया के बेस्ट राउट्स को दूसरी एरिया में शेयर करता है बिना किसी रीडिस्ट्रीब्यूशन कमांड चलाए. नथिंग कॉन्फ़िगरेशन, मतलब आपको इसके लिए अलग से कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है, कोई कमांड चलाने की जरूरत नहीं है. वो अपने आप ही एक एरिया की इंफॉर्मेशन दूसरे एरिया में शेयर कर देगा. जैसे आपका फ्रेंड है, वो अपनी बात आपको तुरंत आगे बता देगा, आपको उसको बोलने की कोई जरूरत नहीं है. तो जैसे एबीआर क्या होता है, एबीआर आपके दोनों एरिया की इंफॉर्मेशन रखता है, आपके इस एरिया की भी और आपके इस एरिया की भी. ठीक है, पर हमेशा बेस्ट राउट्स को ही एक एरिया से दूसरे एरिया में शेयर करता है. तो मान लो यहाँ पे अगर कोई राउट था तो वो इसके पास होगा, ये आगे शेयर कर देगा, पर आपको कोई अलग से कमांड चलाने की जरूरत नहीं है. अब इसी तरह आप क्या करोगे, यहाँ पे भी ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ से लेके यहाँ पे शेयर कर देगा. ये भी एबीआर बनेगा. हाँ, तो यहाँ से अगर ये कम्युनिकेट करना चाहता है तो ये डेटा ऐसे जाएगा. इट इज ओनली इंटरनल नेटवर्क, ओनली फॉर लैन. No, we cannot use OSPF in the WAN. Suppose मेरा दिल्ली में ऑफिस है या मुंबई में ऑफिस है, तो I want to communicate with the internal like VPN. One word answer. That will You can make a tunnel. With the help of tunnel, you can create it. only this only VPN is only the solution for connecting that thing, or is there any other technology apart from that? Only VPN is there by which you can make a tunnel through the edge routers. There's no other technology apart
You can use MPLS also. This is also bad for known as VPN. No Nest VPN. On the VPN is there, I think. It's just a VPN technology. Yeah. Just because you have to send a data encrypted, so you have to use VPN. IPsec, ISACAM, GRE, DMVPN. There are a lot of VPNs आते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करते हो, एक एरिया के जो बेस्ट राउट्स होते हैं उन्हें दूसरे एरिया में शेयर करने के लिए आपको एक बैकबोन एरिया चाहिए होता है, जो आपका क्या बनता है, एरिया बॉर्डर राउटर बनता है. क्या बनता है? और जिसके लिए बस आपको उस पे आपकी थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, अलग से कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं होती. इतना समझ में आया? पक्का? सबसे पहले मैंने आपको बताया एरिया 0 जो आपका बैकबोन एरिया होता है. ठीक है, इसके बाद मैंने बताया एरिया 1 से लेके 4.3 बिलियन जो आपके नॉर्मल एरियाज हो गए या नॉन बैकबोन एरिया हो गया. तीसरा बताया आपका होता है ABR जो आपका होता है एरिया बॉर्डर राउटर, जो डिफरेंट एएस को मतलब डिफरेंट एरियाज को कनेक्ट करने का काम करता है. ठीक है, ABR कौन होता है? ABR वो होता है जिसका एक इंटरफेस भी एरिया 0 से कनेक्टेड है, वो ABR बन गया. और बाकी इंटरफेस किसी भी एरिया से कनेक्टेड है. I will give you A0, ABR A0 we can mention. I will share the A I will share these notes with you. It is written here. Okay, I share the documents after that, so it is easy for them. Who can continue the batch only? Okay, चलो आपके क्या है, जैसे ABR मैंने आपको बताया, तो सर ABR वो लिंक था जो जिसका एक भी लिंक आपका एरिया 0 से कनेक्टेड होता है तो वो आपका ABR बन जाता है. ठीक है, ABR का बड़ा भाई होता है you can say border और बाउंड्री राउटर. ठीक है, तो ASBR क्या करता है, जैसे ABR दो डिफरेंट एरियाज के बीच कम्युनिकेट कराने में हेल्प कर रहा था. ABR क्या कर रहा था, दो डिफरेंट एरियाज के बीच कम्युनिकेशन कराने के हेल्प कर रहा था, जिसका एक इंटरफेस भी एरिया 0 से कनेक्टेड है और दूसरा इंटरफेस किसी भी एरिया से कनेक्टेड है. इट इन द बाउंड्रीज. ठीक है, ASBR होता है जिसका एक इंटरफेस OSPF से कनेक्टेड हो और दूसरा इंटरफेस किसी भी अदर राउटिंग प्रोटोकॉल से कनेक्टेड हो. जैसे एक इंटरफेस आपका OSPF से कनेक्टेड है, दूसरा इंटरफेस आपका REP, EIGRP, BGP किसी भी प्रोटोकॉल से कनेक्टेड हो. ठीक है, किसी भी डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल से कनेक्टेड होगा, पर एक इंटरफेस भी अगर आपका OSPF से कनेक्ट हो गया, आप उसको तुरंत क्या बना दोगे, ASBR, जो आपके डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बीच राउट्स को शेयर करने में हेल्प करेगा. ABR आपको डिफरेंट एरियाज में कम्युनिकेट करने में हेल्प करता था. ASBR आपको डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बीच कम्युनिकेशन करने में हेल्प करेगा, जिसके लिए आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन की अलग से कमांड चलानी पड़ेगी. दोनों ही यूज होते हैं, आपके ABR भी यूज होता है, आपका ASBR भी यूज होता है. जैसे आप OSPF में डिफरेंट प्रोसेस चला लो, डिफरेंट एज चला लो, अगर आप अलग अलग OSPF के प्रोसेस चलाते हो तो मैंने आपको बताया अलग अलग प्रोसेस कभी कम्युनिकेट नहीं कर सकते. पर अगर आपने क्या कर रखा है, ये राउटर बना रखे हैं, अब यहाँ पे एरिया OSPF का प्रोसेस मतलब OSPF का AS समझ लो, वैसे OSPF में प्रोसेस होता है, AS नहीं बोलते. ठीक है, EIGRP में AS बोलते हैं, OSPF में AS को प्रोसेस बोलते हैं. प्रोसेस नंबर वहां पे 1 चला दिया, यहाँ पे 2 चला दिया, तो ये प्रोसेस कभी भी इस प्रोसेस से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा. पर अगर आपको इनको कम्युनिकेशन कराना है तो आपको इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन की कमांड चलानी पड़ेगी. किसकी? तो तुरंत ये ASBR बन जाएगा. ठीक है, मैं आपको कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा ये सब चीज मैन्युअली. ठीक है, अभी थ्योरी कर लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल पे भी आएंगे. समझ आ रहा है? प्रैक्टिकल करते रहना वरना सब गायब हो जाएगा. देख लेना. अब क्या लिखा है, राउटर्स आइडेंटिफाई विद इन द एरिया, बैकबोन राउटर, नॉट बैकबोन राउटर या फिर नॉर्मल राउटर, आपके ABR या फिर आपका ASBR. बैकबोन राउटर हैव ऑल इंटरफेस इन एरिया 0. वो राउटर जिसके सारे इंटरफेस एरिया 0 में होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बैकबोन राउटर.
नॉन बैकबोन राउटर हैव ऑल इंटरफेस इन नॉन बैकबोन एरिया, जैसे आपका एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 किसी भी एरिया में हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, नॉन बैकबोन एरिया। कंप्लीट डेटाबेस इज एक्सचेंज बिटवीन राउटर विद इन एरिया, आप डेटाबेस खाली अपने एरिया के अंदर राउटर के साथ ही शेयर करोगे, अपने घर की बात अपने लोगों तक ही रहेगी। ठीक है, कह रहा है एबीआर क्या होता है, एबीआर होता है दिस कनेक्ट टू डिफरेंट एरिया टुगेदर, डिफरेंट एरियाज को कनेक्ट करने के लिए किसकी जरूरत होती है, एबीआर की। A router will be ABR only when at least one interface of that is connected with area 0, अगर एक इंटरफेस भी आपके एरिया 0 से कनेक्टेड है तो वो क्या बन जाएगा, ABR। ABR will automatically exchange best routes of one area into another area without redistribution, बिना किसी redistribution कमांड की मदद से आप एक एरिया से दूसरे एरिया में राउट को रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फाइल शेयरिंग इज इजी। ASBR will have the complete database of each area they are connected to, ABR जितने भी एरिया से कनेक्टेड हो, जैसे मान लो आपने ABR बनाया तो ये आपका ABR था, अब यहाँ एरिया 1 है, यहाँ एरिया 2 है, यहाँ एरिया 3 है, यहाँ एरिया 4 है और यहाँ एरिया 0 है, तो जितने एरिया से कनेक्टेड होगा सबका डेटाबेस आप उस राउटर से शेयर चेक कर सकते हो। क्या रहा, OSPF वर्क इन द हायरार्किकल स्ट्रक्चर, राउट स्टेम है या फिर ब्रांच, मतलब आपका ये राउट हो गया और ये सब आपके अलग अलग क्या हो जाएंगी, ब्रांचेस, जैसे मल्टीपल एरिया जितने भी चला रहे हो वो सब आपके ब्रांचेस का आप करेंगे, और आपका ये राउट हो गया आपका एरिया 0। ठीक है, क्या है, एरिया 0 शुड बी सेंट्रलाइज लोकेटेड बिटवीन ऑल नॉन बैकबोन एरिया, मतलब आपका एरिया 0 जो है, ठीक है, एरिया 0 जो है आपका वो आपका सेंट्रलाइज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आप जगह जगह एरिया 0 नहीं बनाओगे। ठीक है, रिडंडेंसी पर्पस के लिए आप दो जगह एरिया 0 बना सकते हो, जैसे मान लो आपका यहाँ पे कोई राउटिंग प्रोटोकॉल एरिया अलग चल रहा है, यहाँ एरिया अलग चल रहा है, तो यहाँ पे आप रिडंडेंसी पर्पस के लिए दो एरिया 0 चला सकते हो कि मान लो ये राउटर डाउन चला गया तो आप इस राउटर से पाथ कम्युनिकेट करा लो। ठीक है, पर ये नहीं हो सकता कि यहाँ पे आपने एरिया 1 चला रखा, यहाँ एरिया 0 चला दिया, फिर यहाँ पे एरिया 2 चला दिया, फिर यहाँ एरिया 0 चला दिया, फिर यहाँ एरिया 3 चला दिया, फिर एरिया 0 चला दिया, फिर एरिया 4 चला दिया। आप जगह जगह मल्टीपल जगह एरिया 0 नहीं चला सकते। ठीक है, आप एक ही जगह सेंट्रलाइज ही एरिया 0 रन करा सकते हो। मैनेजमेंट इज इजी फॉर यू, वे ऑफ मैनेजमेंट। हाँ, यहाँ पे आप एरिया 0 से राउट लेके अगले एरिया 0 में OSPF शेयर ही नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है ये एक एल्गोरिथम यूज करता है जिसको हम बोलते हैं SPF, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, अपने राउट्स को कैलकुलेट करने के लिए एक एल्गोरिथम रन कराता है। कैसे बनी क्या बनी हमें उससे मतलब नहीं है, हमें नहीं बनानी, हमें बस पढ़ना है। ठीक, AD वैल्यू कितनी है, मैट्रिक क्या है, कॉस्ट। ठीक है, आगे क्या है, ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर, कह रहा है एटलीस्ट वन इंटरफेस शुड बी इन OSPF, एक इंटरफेस भी आपका OSPF में, बाकी इंटरफेस किसी भी प्रोटोकॉल में है तो आप उसको ASBR बना सकते हैं। नीड टू डिफाइन। ठीक है, ठीक है, इतना पढ़ के आना, मैं इसलिए इसको स्टॉप कर रहा हूं क्योंकि अगर आप इतना पढ़ के नहीं आए तो मैं सही बता रहा हूं आपको OSPF आगे समझ में नहीं आएगा। और OSPF इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन CCNA, CCNP एंड CCI, क्योंकि आपका OSPF एक ऐसा टॉपिक है जो पूरा रियल सिनेरियो में यूज होता है, तो आपको OSPF बहुत अच्छे से पढ़ना है। ऐसा नहीं पढ़ना कि पूछ रहा हूँ आपको पता ही नहीं है। आई नो कि आप जॉब करते हो, आपके पास बहुत सारे काम होते हैं, पर एटलीस्ट 1 घंटा या 2 घंटा निकाल लो अपनी पढ़ाई के लिए, क्योंकि OSPF बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, और एक बात ध्यान रखना, इस फ्राइडे आपका टेस्ट होगा, पिछला जितना भी है, जितना भी मतलब जितना भी है, और अगर आप पास नहीं होते तो फिर मैं बैठने नहीं दूंगा क्लास में, पहले पढ़ के आना। वो मेरे ऊपर डिपेंड है, मैं क्या पूछता हूँ मुझे नहीं पता। मैं आपको टेस्ट पेपर भी दे सकता हूँ, मैं वर्बली भी दे सकता हूँ, तो आपको पढ़ के आना है, तो मैं देख रहा हूँ आप लोग पढ़ नहीं रहे हो। ठीक है, और ऑनलाइन वाले ये ना सोचे कि हम तो घर पे बैठे हैं,
अगर आप भी जवाब नहीं देते हो तो फिर मैं आपको भी कनेक्ट नहीं करूंगा, ऑनलाइन वाले गए कहाँ? ठीक है, तो प्लीज पढ़ लेना। अगर आपको कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। बाकी आपकी जो वीडियोस वगैरह थी वो वाला लैपटॉप तो चलो टेलीग्राम पे पड़ी होंगी, ठीक है। तो मैं एक काम करूंगा, मेरे पास तो टेलीग्राम पे होंगी वीडियो, मैंने टेलीग्राम डाउनलोड तो किया था, पता नहीं कहाँ चला गया, नहीं किया था क्या? डेस्कटॉप पे जाना, डाउनलोड पे जाना, जरा टेलीग्राम पड़ा तो था, ये पड़ा, वीडियो तो स्टॉप कर दूं पहले। Actually, I am using Telegram. That's why, because in future, if you want to download again, you can download from the Telegram. It is there. We have so many classes. How many space we will get in class? So this is limited space and Telegram is unlimited space. Huh. Unlimited. Um, so we have so many groups in Telegram. I have so many batches, so I can upload there. And I never remove from the Telegram, so the student can use from there also. One time you can store it and you can use it. If I want to share in any other group, I can download it from there and I can set it easily. I don't need to have a database. जिसको जाना हो जा सकता है। थैंक यू। कौन सा था? डिवाइस सेटिंग्स में कुछ तो था। Sound knowledge